कौन कौन सी धाराएं लगी थी आप पे? धाराएं आईपीसी में 396 अब तो भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। उस थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, हाँ कौन हाँ, कौन सी आईपीसी 396 डकैती विद मर्डर, ओके। ये इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। वो दाल ऐसी दाल होती है उसमें बहुत ही उसमें पानी ज़्यादा होता है और दाल कम होती है। पिताजी को उठा के जाता है, मैं पड़ोस में अपने परिवार के जो हमारे थे उनके यहाँ सोया हुआ था। अब सोया का नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, वो ईश्वर की कोई बड़ी योजना थी मेरे लिए। मुझे उसे हर रूप से जो है मेरी परीक्षा लेनी थी। मुझे उन्होंने तपाया और दुख 1 वर्ष का नहीं 12 साल का था कि जब भी कोई निराश होएगा अपने जीवन से तो अमित का संघर्ष जरूर याद करेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात कही, क्योंकि ये मत सोचना कि आगे कल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, या हम नहीं कर सकते, अब क्या होगा। आंगन में जैसे बैठा था उस दिन मेरे सब्जी भी याद है, 12-13 साल बाद उन्होंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई हुई थी। तो व्यक्ति लंबे समय तक दुख में रहता है। इन सवालों के जवाब देते हुए मैंने पूरे 12 साल बताए। कोई कहता था ये लड़का था, कोई कहता था ये लड़का नहीं था, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैंने सबकी सुनी, मैंने जवाब दिया अपने परिणाम से उसका। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 18 साल के बच्चे के ऊपर फांसी का सेक्शन हो तो आप समझ सकते हो कि मैं कहता हूँ कि एक नोटिस किसी को आम आदमी को पहुँच जाए तो वो इतना प्रेशर ले जाएगा कि वो परेशान हो जाता है। इन 12 साल तक मैं इतने संघर्ष में रहा कि मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है TWS यानी कि टॉक विद स्ट्रगलर्स। और आज हम इस पॉडकास्ट का 4th यानी कि चौथा एपिसोड शूट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारे 3 एपिसोड गए हैं और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बागपत से हैं, और दूसरी चीज़ वो फ़िलहाल में एक वकील कार्यरत है मेरठ में। और इन्होंने इनकी जो कहानी है वो बहुत संघर्ष भरी रही है अभी तक की, और जो चीज़ें इन्होंने देखी अपने जीवन में, जो चीज़ें सही हैं, उसी संघर्ष के बातों को हम लेके आए हैं और आज उसी पर हम चर्चा करेंगे अपने अमित चौधरी भाई के साथ। नमस्कार मेरे भाई। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। देना चाहूँगा क्योंकि देखो, मैंने उस दिन याद होगा आपको फ़ोन किया, मैंने मैसेज किया था आपको इंस्टाग्राम पे जब आपकी वीडियो मेरे सामने आई। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो कि भाई ने इतना संघर्ष, इतनी चीज़ें देखी हैं जीवन में, अपने जो भी 18 वर्ष की आयु में जो चीज़ें हुई आपके साथ। और फिर मैंने बोला मैसेज करते हैं, देखते हैं, और शायद कहीं ना कहीं मेरे पॉडकास्ट की जो नीश है टॉक विद स्ट्रगलर्स, तो उसी से मैच हो रही थी। और शायद 2 घंटे बाद आपका रिप्लाई भी आ गया था और नंबर भी आपने दिया और हमारी बात भी हुई और आज ये चीज़ें हो रही है। तो धन्यवाद तो मैं आपका करूँगा कि आपने इस चीज़ों को एक्सेप्ट करा और मौका दिया मुझे। का संयोग था कि यहाँ पे आना था मुझे, और आने के बाद जो अपने संघर्ष, उसे मैं कहानी तो नहीं कहूँगा, अपने जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष कहूँगा कि वो लोगों के सामने, लोगों की उम्मीद के रूप में आपके सामने मैं बैठा हूँ। अमित भाई, ये जैसे कि चीज़ें आपने मुझे बताई थी कि मैंने इंटरव्यू तो काफ़ी देखे आपके, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ पता भी आपके बारे में। फ़िलहाल जीवन में क्या चल रहा है अभी, जैसे अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से? तो व्यक्ति लंबे समय तक दुख में रहता है, और दुख 1 वर्ष का नहीं 12 साल का था। 18 से 30 साल की उम्र में जिसने तंगी देखी हो, जिसने अपमान देखा हो, जिसने ताने देखे हो, तो बस लाइफ में से वो दाग हटा है। उस दाग हटने के बाद माइंड का एक पार्ट में, इमोशनल वाला पार्ट मेरा एक्टिव हुआ था। इन 12 साल तक मैं इतने संघर्ष में रहा कि मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं मिली। तो जैसा हम एडवोकेट के बारे में सुनते हैं कि भाई देखो, ये 2 पेशे हैं कि भगवान हॉस्पिटल किसी को न ले जाए, पुलिस के पास कभी ना जाने की नौबत आए और वकील की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में कि कभी ना कभी किसी मोड़ पे हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है, बस आपकी बात को बड़ी और बहुत नेगेटिव देखते हैं इस चीज़ को, इस पेशे को खास करके। गलत के पेशे को। हाँ जी। लेकिन मैं इसमें जो मैंने महसूस किया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं एक एडवोकेट हूँ, और इससे पहले आपको याद होगा कि मैं इस देश का एक जवान बनना चाहता था। देश की रक्षा, देश की हिफाजत करने का सपना बचपन से मैंने संजोया था। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था कि कुछ दिन पहले ही मेरे साथ ये हादसा ऐसा हुआ कि मैं कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया। और संघर्ष करते करते जब मैं उस कोर्ट में जाता था और मुझे वहाँ के पियोन बोलते थे कि बाहर बैठ लो आप, 5 बजे तक, 4 बजे तक, वो जिल्लत भरी ज़िंदगी देखता था। तो जेल से ही एक सपना लेकर आया था कि जहाँ मेरा अपमान हो रहा है यहीं सम्मान पाना है। तो मैंने किताब और शिक्षा को वो माध्यम रास्ता चुना।
मैंने बंदूक चलाना पसंद नहीं किया, कलम चलाई मैंने। तो बचपन में जब आप गांव में थे तो कैसे स्टूडेंट थे आप? अर्ली डेज में कुछ मेमोरीज आपकी? हाँ, मेरी बचपन की कुछ यादें हैं। हम्म। मैं बचपन में तख्ती लेके स्कूल में जाया करता था, गांव के सरकारी स्कूल में। और अपना बैठने का एक जो, जिसे हम मतलब भाषा में, ग्रामीण भाषा में बोरी या कट्टा बोलते हैं, बैठने का, दरी सी हो गई। दरी टाइप। उस टाइम पे टाट पट्टी बहुत कम थी, जो टाट पट्टी पे बैठने का प्रचलन था सरकारी विद्यालय में। आजकल तो सब जगह बेंच की व्यवस्था है सरकार की ओर से। तो अपना वो लेके जाता था, उसमें अपने एक कपड़े के थैले में किताब रहती थी। हमारे टीचर थे, तो इंटरवल में घर खाना खाने आते थे पहले। आजकल तो सब टिफिन लेके जाते, फिर वापस जाते थे। तो उसमें एक हंसी का पार्ट याद आता है। तो पहले मेरी बचपन में जब मेरी दादी मुझे स्कूल में छोड़ने गई, तो बड़े बुजुर्ग ये बोलते थे कि इसकी हड्डी तुम रख लेना, इसकी खाल उधर। हाँ, ये चीज हुआ है। जैसे हम बचपन में क्या होता था, जब मैं स्कूल जाते थे तो मैं भी गांव में ही पला बड़ा शुरुआत के टाइम में। तो तख्ती पे भी हमने भी लिखा है, वो हो गई थी स्लेट और वो ब्लैक सी स्लेट। हाँ, आप थोड़े से मेरे से बड़े हो तो इस वजह से तख्ती वाले थे। हाँ जी, तख्ती का जो प्रचलन था, मेरी तख्ती बड़ी स्ट्रॉन्ग तख्ती थी। अच्छा, मॉल वाली थी, मैंने लकड़ी की बनवा रखी हो गया आपने? मेरे पिता ने बनवाई हो, तो मुझे तो याद नहीं क्या वो किसने एक चीज याद होगी आपको, जब हम गांव से जैसे स्कूल से घर जा रहे, तो एक चीज मुझे याद है आज भी। अब तो ये चीजें नहीं होती, चलो जो सिखा रहे अपने बच्चों को बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कम से कम 1.5 किलोमीटर का रास्ता होता था वो। अगर जितने बुढ़े वृद्ध में, जितने भी बुढ़े गांव के बड़े बुढ़े मिल रहे, राम राम जी नमस्ते जी, राम राम जी नमस्ते, और जो नहीं कर रहा और किसी ने शिकायत कर दिया कल को, दे कम मच, और यहाँ हमारे थे पिंडी पे ही सीधे। पहले क्या होता था कि टीचर एक जिम्मेदारी उस पर पूरी क्लास की रहती थी कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी देना। वो बच्चों से पूछते थे कि घर जाके सबको नमस्ते करनी है, पैर छू के नमस्ते करनी है, बड़ों का सम्मान करना है। तो वो चीज़ें सिखाई जाती थी। अब प्रचलन चेंज हुआ, आजकल टीचर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, वे टीचर को ही सब कुछ पूरे दायित्व सौंपते थे। आज अगर टीचर किसी बच्चे के प्रति सख्ती करता है, उसे संवारने के लिए, उसका बेहतर भविष्य संवारने के लिए, तो पेरेंट्स उस बच्चे से पहले पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चे को आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो ये चीज़ प्रचलन में आई है। लेकिन गुरु एक ऐसी चीज़ होता है जो अपने अहम भूमिका एक अच्छे किरदार में, अच्छे निर्माण में निभाता है अपने जीवन में। गुरु का होना बहुत जरूरी है। सही बात है। और आज जैसे अब पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने बोला कि अब बच्चों से पहले माँ बाप पहुंच जाते कि हमारे बच्चों को ऐसे क्यों करा, लेकिन बहुत चीज़ें, बहुत वो समय अलग था। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, बच्चों के साथ टीचर्स का जो पेशा, मतलब देखने का नज़रिया है, वो बहुत चेंज हो गया कहीं ना कहीं। बच्चियां छोटी छोटी जो टीचर हैं, उनको जो देखने का नज़रिया है, इसलिए कहीं ना कहीं माँ बाप भी डरते हैं बहुत चीज़ों में। ऐसा नहीं कह रहा मैं। अब तो आप यकीन नहीं मानने कि मैंने ऐसी चीज़ें देखी स्कूल में जो होती हैं, अच्छी भी हैं लेकिन सेम एंड खराब भी है। तो शायद माँ बाप का वहाँ डरना भी ज़रूरी है। बट हाँ, मारना अब वो थोड़ा वो हो गया कि भाई इनको गले से लगा के रखना और ये चीज़ करना, और फिर उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं एट दी एंड कहीं ना कहीं। जितने भी प्राइवेट स्कूल है आप देखते होंगे, हम तो उस सरकारी विद्यालय में पेड़ के नीचे भी पढ़े और एक पंखे के नीचे पढ़े। आजकल जितने भी आपने प्राइवेट स्कूल देखे होंगे, खासतौर पर दिल्ली में मैंने देखा है, सभी के रूम में एसी है। तो हमने दे क्या रहे हैं हम तो ना नॉर्मल अपना पर्यावरण है जो हमारा कुदरत की देन है, आप वो भी नहीं दे पा रहे सही से, आप वो भी उन्हें आर्टिफिशियल दे रहे हो। तो ये चीज़ें बदल रही है। जब आपने क्वेश्चन किया कि टीचर का नज़रिया बदल गया, ये बहुत अहम और गहरा मुद्दा है। आजकल आप घटना भी देखते हो, रियान इंटरनेशनल गुड़गांव का केस हुआ था, प्रद्युमन हत्याकांड। वो मासूम बच्चे को उसकी माता छोड़ने जाती है और आध घंटे बाद सूचना दी जाती है कि चाकू से गला रेत दिया। तो ये घटना देख के कहीं ना कहीं अभिभावक भी चिंतित होते हैं। और फिर आजकल टीचर की बच्चों के प्रति भी आती है कि टीचर ने बच्चों पर अश्लील कमेंट किया, बहुत सारे आती है। तो ये चीज़ें समाज में बहुत ही मतलब निंदनीय है। इनकी जितनी निंदा की जाए, सारे टीचर एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये चीज़ें गलत है।
गुरु को तो एक भगवान का भगवान के दर्जा दर्जे दिया दिया गया। गया। माता पिता के बाद गुरु का स्थान इतना बड़ा है, और शायद मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा माता पिता के सामने अपनी बातें शेयर नहीं करता, वो गुरु के सामने शेयर करता है। तो गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छे गुरु का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो गुरु हमें किसे बनाना है, पहले गुरु को गुरु माना जाता था, गुरु पे एक तरह से बिल्कुल विश्वास किया जाता, प्रगाढ़ विश्वास किया जाता था। आजकल मेरा ये मानना है कि गुरु को भी आपको देख के बनाना चाहिए, गुरु क्या हमें दे सकते हैं, क्या हमें उस अच्छे जीवन जीने की दिशा में हमें क्या हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, सब सोचने का विषय है। एक चीज़ आपने अभी बताई कि मैं फौज में जाना चाहता था और फिलहाल आप एडवोकेट हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको इंस्पायर करती थी कि मुझे फौजी बनना है या आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है, जिस चीज़ में भी फोर्स में जाना है आपको? मैं जिस भूमि से आता हूँ, बागपत जैसी पवित्र भूमि से, हमारे वहाँ हमें बचपन से, और जिस जाति में ईश्वर ने मेरा जन्म दिया है, तो हमें एक, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा सुना होगा कि जय जवान और जय किसान। मेरे पिता किसान रहे हैं और मुझे जवान बनना था। तो वो मन में वो भावना, जो सुबह उठ कर दौड़ लगाना, उस सपने को बचपन से लेकर जीना, और उस सपने के आप लास्ट पायदान पे पहुँचे और वहाँ से पैर फिसलना, वो बहुत पीड़ादायक था। बचपन में पूछते थे कोई तुम क्या बनोगे, तो मैं बड़े दिल से बोलता था कि बस आर्मी में होऊंगा, रेस ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। और वो हुआ भी ऐसा। जब मैं एनसीसी के लिए, मेरा एनसीसी के दौरान, एनसीसी में मैंने सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, रिटन भी मेरा माप था। बताया था ना, सहारनपुर भर्ती होने वाला था इस घटना के 15 दिन बाद ही। तो लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। अब जैसे कि आपने एक, आप शायद ये बात रही होगी 2010-11 की, जब आप फौज में जाना चाहते थे। हाँ, ये वर्ष 2011 की बात है। तो 2011 में मैंने एनसीसी में सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो उस टाइम पे चीज़ें अलग होती थी, जैसे आर्मी में अब आज क्राइटेरिया बहुत चेंज हुए हैं। आर्मी में उस टाइम पे क्या होता था, जैसे ओपन भर्ती आती थी, सहारनपुर में भर्ती हुई, मेरठ में भर्ती हुई, बरेली में हुई, रामपुर में हुई, ऐसे भर्ती आती थी पहले ट्रेन में। और भर्ती में अंदाज़ा भी नहीं आपको रहता था कि जैसे 5 दिन भर्ती चलेगी कि बागपत जिला 2-3 जिलों की कितनी भीड़ पहुंच जाए भर्ती में। आजकल आर्मी की भर्ती में जाने से पहले सभी का रजिस्ट्रेशन होता है, एक मानक उन्होंने तय किए हुए हैं कि उस दिन उस ज़िले की होगी। उस दिन पहले ओपन भर्ती होती थी, तो ओपन भर्ती में मैं क्या नाम, हापुड़ में, बाबूगढ़ छावनी में मैंने रेस कंप्लीट की। और एक घटना के होने के बाद भी मैंने बाबूगढ़ कैंट में जो आर्मी का हमारा वो है, वहाँ पे मैंने रेस की, स्टाफ में, एनसीसी में सी प्रमाण पत्र। लेकिन मेरे केस वो आड़े आया। उस केस के कारण मैं, जैसे 15 दिन, घटना से 15 दिन पहले मेरा सपना टूटा था। मैंने जेल से आने के बाद भी ट्राई किया एक बार, लेकिन उस केस की वजह से वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया, जो मन में मेरे हमेशा टीस रही। जैसे आपने ये इतनी बातें हो गई हैं कि अब काफ़ी लोग पहली बार ये पॉडकास्ट देखेंगे, आपकी स्टोरी जानेंगे, तो वो एग्जैक्टली तो काफ़ी लोगों को पता भी है वैसे तो, बट थोड़ा सा मैं, देखो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दुख देती होंगी, चुभती होंगी आज भी कहीं ना कहीं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बट थोड़ा सा अगर आप ऑडियंस के लिए बता पाए तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ ऐसी है कि मैं उससे बाइज्जत बरी तो हो चुका, मेरे तन के घाव भर चुके, लेकिन मेरे मन के घाव कभी नहीं भरेंगे। और उस उम्र में जो आदमी अपनी कॉलेज लाइफ जीता है, अपने बचपन के सपने संजो कर रखता है, मुझे ये करना, उस ज़िंदगी में आपके जीवन में इतना बड़ा संघर्ष लिखा गया हो कि आप सोच के, विचार के, अच्छा रास्ता अपना के, ईमानदारी से आप आगे बढ़ोगे, तो वो रास्ता दिखाने वाला भगवान था। वो इत्तेफाक से 12 अक्टूबर 2011 का वो मनहूस दिन है। मनहूस ही दिन बोलूँगा कि वो दिन ऐसा था कि उस दिन ने मेरे चेहरे की मासूमियत, हंसी, मेरे सपने सब कुछ छीन लिए थे। जो आर्मी में जाने का सपना था वो टूट चुका था। और 12 अक्टूबर 2011 को आर्मी में जाने वाला था 15 दिन पहले। नॉर्मली मेरी सिस्टर का फ़ोन आके काफ़ी दिन हो गए तुम आई नहीं, तो मैं उस गांव में इत्तेफाक से उस दिन जो है अपना कॉलेज समाप्त करने के बाद चला जाता हूँ। पहले कॉलेज में था मैं। जब उस गांव में जाता हूँ, लास्ट बस उस गांव की मुझे मिली, वो बस भी मेरी निकल चुकी थी। 3 ही बस उस गाँव में जाती थी उस टाइम पर। अब तो मुझे नहीं पता क्या व्यवस्था, क्योंकि उस घटना के बाद मैं 1-2 बार उस गाँव में गया, कभी मेरा जाने का मन नहीं करता उस गाँव में। हाँ, तो मैं वो बस दौड़ के पकड़ी। कहते हैं ना कि समय आपका वहीं खींच लेता है आपको। बिल्कुल। मैं दौड़ के वो बस पकड़ी कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 12 साल मुझे पीछे हटा देगी। उस बस में बैठना मेरे लिए इतना नुकसानदायक हुआ
कि 12 साल में अपने आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट गया। कौन सा गांव था वो? गांव कैलसीकारपुर, शामली जनपद में आता है। और उन दिनों उस गांव में 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी सुर्खियों में था, सुमित कैल। उसकी गांव में गैंगवार थी। उसने गांव में कई हत्याएं भी की हुई थी, अनेक दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। लेकिन हमारा क्या मतलब सुमित कैल से? जिस गांव में मैं, मेरी बहन है, वो सुमित कैल के परिवार में भी नहीं है। लेकिन घटना उसने, मुझे गए हुए उस गांव में कुछ ही घंटे हुए थे अपनी सिस्टर के, उसने इतनी हाईलाइट वो घटना वहाँ पे की, 2 सिपाहियों की हत्या करके उनकी राइफलें लूटी, और वे 3 लोग घटना करने में थे। 17 लोगों का मुकदमा लिखा गया। 17 लोगों में घटना उस गांव में भी नहीं हुई है। घटना उस गांव से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। मेरी लोकेशन घटना स्थल की थी मेरी। अब जब कोई आदमी जहाँ रहेगा वहीं की तो लोकेशन आएगी। मतलब ऐसा भी नहीं कि घर आपस में कहीं थोड़ा डिस्टेंस? कोई रिश्तेदारी लिंक नहीं है सुमित कैल से। मेरी परिवार बहुत एजुकेटेड परिवार है सर। शिक्षा मेरे परिवार की नींव रही है। आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर रही, लेकिन शिक्षा, मेरे पिताजी 1975 के ग्रेजुएट है संस्कृत में। संस्कृत में? हाँ जी। उस टाइम पे आप देखो शिक्षा की क्या बुनियाद रही होगी परिवार में। मेरे भाई MSc फिजिक्स है। मैं खुद जेल से आकर, जो आदमी इतनी बुरी यातनाएं में रहा हो, उसने फिर भी शिक्षा का रास्ता अपनाया, क्योंकि वो मेरे परिवार के संस्कार थे। मेरी राह नहीं थी, मेरी राह अपराध की ओर नहीं थी, ना मेरी वो चाह थी। मेरी राह थी कि कुछ भी हो जाए वापसी करनी है, और वापसी उनके लिए करनी है जो ये कहते थे कि अमित वापसी नहीं कर पाएगा, ये तो अपराधी बनेगा, गुंडा बनेगा। सबकी सुनी 12 साल तक, लेकिन अपने कभी बोला नहीं। जब समय आया बोलने का तब बोला। एक मेरी मैं जैसे मैं अपनी माताजी से बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे अमित भाई हैं, और मैंने आपके कुछ रेफरेंस वीडियो भी भेजे, कुछ रील्स भी भेजी, इनको देखिएगा। वो पूछती रहती है मेरे से कि कौन क्या कर रहे हो अभी, कैसे इसमें ये चीज़ें कौन आ रहा है, तो बात होती रहती है माताजी से। तो माताजी पूछ रही थी, भाई जब इतना अच्छा लड़का, किसी चीज़ का लिंक नहीं, और पढ़ने लिखने वाला कोई ऐब नहीं, और कहीं बदमाशी में कभी नाम नहीं, और अपनी सिस्टर से आप मिलने गए थे, तो आपको क्यों पुलिस ने पकड़ा और पुलिस लेके गई? वो क्या एक रीज़न था? इन सवालों के जवाब देते हुए मैंने पूरे 12 साल बिताए। कोई कहता था ये लड़का था, कोई कहता था ये लड़का नहीं था, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैंने सबकी सुनी, मैंने जवाब दिया अपने परिणाम से। उसका मैं रीज़न मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया भी है कि मेरी लोकेशन घटना स्थल की थी। घटना करने वाले वे 3 लोग थे, लेकिन मुकदमा 17 लोगों का पंजीकृत हुआ। घटना इतनी हाईलाइट थी, शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी, उस टाइम मायावती जी थी, उनके सख्त निर्देश थे। सहारनपुर मंडल में 12 अक्टूबर 2011 को ये यहाँ पे थाना भवन की मस्तगढ़ पुलिया पे घटना हुई। ठीक एक दिन बाद बेहट चौकी पे सहारनपुर के में 1 लाख के नामी मुस्तफ़ा कग्गा थे, जो दोनों ही जिन्होंने घटना की थी, दोनों एनकाउंटर में मारे जा चुके। सेम घटना वहाँ पे बेहट चौकी पे होती है कि वहाँ पे भी एक सिपाही हमारे शहीद हो जाते हैं और एक घायल हो जाते हैं, दोनों की राइफल लूट कर ले जाते हैं। अब मंडल में 4 सिपाहियों की पर हमला होना, जिसमें से 2 सिपाही शहीद हो जाना और 4 राइफल लूटना मायावती जी की सरकार में सीधी कानून व्यवस्था को चुनौती थी। तो आप समझ सकते हो कि पुलिस के ऊपर भी कितना प्रेशर होगा। उस गांव में जब मैं वहाँ पे गया हुआ था, उस गांव की लोकेशन थी, मैं अपनी सिस्टर के गया था, घटनास्थल की लोकेशन नहीं थी। एक कांस्टेबल जो हमारे बचे हुए थे, जिसमें अब उनकी एविडेंस हुई, उन्होंने कहा कि ये लड़का नहीं था, तो शायद मेरी शिनाख्त करा लेते हुए, या IO साहब मेरे बयान ले लेते, या मुझे कुछ तो करते हुए मैं 12 साल संघर्ष न करता। अब माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष कोई एक सबूत भी मेरे खिलाफ प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो ये जो 12 साल का जो टॉर्चर देखा, उस टॉर्चर की बात मैं खैर आपको एक एक करके सारी विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। लेकिन ये जो संघर्ष रहा बिना कुछ किए, ये ऐसा संघर्ष था कि या तो मैं सुसाइड कर लेता इस दाग को लेकर। मैं 12 साल जिया इसलिए कि जो काम मैंने किया नहीं, इस दाग को मिटाना है। मैं वो दाग लेकर मरना भी नहीं चाहता था, और मैं कहता हूँ कि ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं मिली। सही बात। ये मुसीबतें आई, तमाम यातनाएं आए, जेब में पैसे नहीं रहते थे, खाना भी उधार खा लेता था। कभी गुड़गांव में ऐसा भी सफ़र रहा कि मुझे खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन ये नहीं आया कि कभी सुसाइड कर लूँ या आत्महत्या कर लूँ। ये था कि जीना है और ये दाग मिटाना। इसलिए कहते नहीं कि जैसा आप सोचते हो ऐसा आप करते हो। नहीं, बहुत बड़ा जो सोच, बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, मैंने कभी अपना आप को, दुनिया ने मुझे अपराधी समझा हो, मैंने कभी अपना आप को अपराधी नहीं समझा। मैंने अपनी नेकी करी, लोगों के साथ खड़ा रहा, लोगों के साथ गांधीगिरी से जीतता रहा, और जो सच हुआ वो सामने आया लोगों को। अभी आपने जैसे बताया पुलिस 17 लोगों को पकड़ा, तो जब आप पुलिस स्टेशन गए
तो वो कितने दिन आपको पुलिस रिमांड पे रखा गया और कितने दिन बाद शिनाख्त जैसा आपने कहा नहीं हुई, तो कितने दिन रिमांड पे रखा और फिर कितने दिन बाद आपको जेल लेके गए? 2011 की ये घटना है। ठीक है। मैं अपने गांव आ गया नॉर्मल सिस्टर के वहाँ से। हाँ, अब उन्होंने जैसे लोकेशन देखी कि एक लड़का ये बाहर का भी है, दूसरे ज़िले का लोकेशन आदमी, कुछ टाइम इसकी लोकेशन वहाँ थी, उस टाइम वहाँ थी, उस टाइम सिस्टर रखते थे आप? फ़ोन था, छोटा फ़ोन था। अच्छा, छोटा। हाँ उसकी वजह से। हाँ। तो उसके बाद मैं जो है वहाँ पे पहुँच गया गाँव में। घटना स्थल की मेरी कोई लोकेशन नहीं है, तो अच्छा। बाकी नंबर जो उन्होंने करे कि वे उसी क्षेत्र के थे सारे, तो उन्हें ये हुआ कि किरठल गाँव का लड़का है और ये आया और ये चला गया। और इत्तेफाक से जिनके मेरी बहन है वे उस बदमाश की मुझे नहीं पता किस रूप में मदद करते थे, उसका खाना पहुँचाते थे, क्या करते थे, लेकिन उनका क्या लिंक था, उनके गांव की बात थी वो, उनके कारण जो मैं झेला वो बड़ा असहनीय था। और दूसरी चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है आपको तभी पता लगता है अपना कौन है। रिश्तेदार वे लोग जैसे वे और लोग उठाए गए, वे और पूरी उठाए इस केस में 100-200 लोग गए थे। अब पुलिस के उठाने में और छूटने में आप समझदार हो, सारी व्यवस्थाएं मालूम है आपको, क्या व्यवस्था रही होगी जो वे छोड़ दिए गए, तो आप सब समझते हो। कुछ लोग इसमें छोड़ दिए गए। मेरे से भी डिमांड आई थी कि 2 लाख रुपए दे दो, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मेरे पिता की किसी ने 2 लाख रुपए की मदद नहीं करी, तो ये चीज़ें हुई। आज कुछ लोग उस टाइम पर प्यार भी दिखाते थे, जो परिवार के लोग होते हैं कि हमारा भाई है, वो है, सब चीज़ें करते थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। कहते हैं ना कि दुनिया में लोग ये तो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, कोई ये नहीं चाहता तुम उनसे आगे बढ़ो। तो एक देश का जो जवान बनने वाला था, उसके पिता की भी ज़िंदगी संवरने वाली थी कि मेरे भाई का बीटीसी में चयन हो गया था, मैं आर्मी में हो जाता, जो मेरे पिता का संघर्ष था वो कामयाब होता। अब वो उन्हें मौका मिल गया था। अब मौका भी फिर ये कहते थे कि ये तो अपराधी बनेगा, अब गैंगस्टर बनेगा, इस पे तो रासू का लगी है। जेल में कुछ लोग ऐसे भी मिलने गए जो मुझे अपराध के रास्ते पर धकेलने के लिए गए, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वहाँ जाकर भी आपके बोलते हैं कि अखबार में नाम ठीक चल रहा है, केस ठीक लगा है, अब तो तुम्हें बाहर आकर ये काम करना है। आप सोचो क्या सोच रही हो, वो मेरे शुभचिंतक नहीं हो सकते। तो जीवन ने आपके आसपास आपको मालूम भी नहीं रहता कि कौन घात लगाए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए बैठा है। सही बात है। हमें अपने आसपास सब कुछ अच्छा लगता रहेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। अब ये जीवन बड़ी समझदारी से जिया जाता है। और कौन कौन सी धाराएं लगी थी आप पे? धारा ये आईपीसी में 396, अब तो भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। ओके। थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। कौन हाँ, आईपीसी 396 डकैती विद मर्डर। ओके। ये इसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है, प्लस उम्र कैद। वो माननीय न्यायाधीश महोदय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला सुनाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, 18 साल के बच्चे के ऊपर फांसी का सेक्शन हो, तो आप समझ सकते हो कि मैं कहता हूँ कि एक नोटिस किसी को, आम आदमी को पहुँच जाए, तो वो इतना प्रेशर ले जाएगा कि वो परेशान हो जाता है। मैं वो कैसे प्रेशर झेलता हूँ रोज़ का, वो मानसिक, वो आर्थिक पीड़ा, वो दर्दनाक पीड़ा, वो बहुत असहनीय थी। फांसी का सेक्शन जिस पर 12 साल रहा हो, और जब सामने वकीलों को देखता था तो मन में ख्याल आता था कि आसान काम नहीं है ना वकीलों से पार पाना। तो खुद वो वकालत का चोला पहनना पड़ा मुझे, खुद उस लाइन में आना पड़ा, खुद वो फील करना पड़ा। आज लोग मेरे से बात करते हैं तो मैं 10 से 5 लोगों की मदद नहीं करता, एक फ़ोन कॉल दूर रहता हूँ उनसे। हमेशा प्रोफेशनल रूप से बात नहीं करता उनसे, इंसानियत के नाते बात करता हूँ। दूसरा मेरा ये दूसरा जन्म है, इसमें कोई मेरी निंदा करो, कोई मेरी तारीफ़ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो अपनी नेक नियति से आगे बढ़ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। तब तो मुझे जमाने के लिए जीना, जो देश का जवान बनने के बाद मैं कुछ कर नहीं पाया, अपने आप को समर्पित भाव से समाज में मैं हमेशा एक्टिव रहूँगा लोगों के लिए। एक चीज़ मैं, जैसे मेरा एक सवाल मैं अक्सर अपने कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से, अपने भाइयों से जो मेरे बहुत करीबी हैं, उनसे एक मेरा भाई है, वो मुझसे एक दिन बैठ के पूछ भी रहा था, और फिर मैंने पूछना शुरू करा काफ़ी लोगों से। अब आप फौज में जाके देश की सेवा करना चाहते थे, वो भी बहुत अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली हम सब को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप भाई, आप भी, तो कहीं ना कहीं हम ये अगर पता लग जाए कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है,
देखो मैं ये नहीं, ये तो खैर कहना बहुत गलत होगा कि जो आपके साथ हुआ वो 12 साल ये चीज़ें झेली और आपने आज समाज का सेवा भी कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से एडवोकेट बन के, और क्योंकि जिस पेशे को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं उसमें आप पूरी ऐसी इस तरीके से चल रहे हैं और देख रहे हैं, मतलब कर रहे हैं वहाँ पे सच्चाई के साथ हर किसी की मदद करना, पैसे को ना आगे रखना, इंसाफ को आगे रखना और निष्पक्ष भाव से मदद करना लोगों की। तो कहीं ना कहीं शायद भगवान ने आपको चुना था, मतलब आपको समझ में आया, अब पता नहीं आया कि आ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइम हो गया आपको कि मैं इस चीज़ के लिए ही बना था। वो ईश्वर की कोई बड़ी योजना थी मेरे लिए। मुझे ऐसे हर रूप से जो है मेरी परीक्षा लेनी थी। मुझे उन्होंने तपाया। तपने के बाद मैं महसूस करता हूँ रिश्ते खोने का भी पता लगा, रिश्ते जोड़ने का भी पता लगा, रिश्ते निभाने का भी पता चला मुझे। तो ये जो 12 साल में संघर्ष रहा मेरा, तो ईश्वर ने कुछ बड़ी योजना बनाई थी। मुझे लगता है कि आज अगर मैं इस परिस्थिति में बैठा हूँ, इस स्थिति में बैठा हूँ, तो मैं ईश्वर को ही धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे लाखों लोगों को एक उम्मीद की किरण मेरे अंदर दिखाई थी। तो मैं जीवन में कुछ आगे कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी कोई निराश होएगा अपने जीवन से तो अमित का संघर्ष ज़रूर याद करेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा जो भी ये वीडियो देख रहा है कि ये मत सोचना कि आगे कल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर सकते, अब क्या होगा। ये वीडियो ज़रूर देख लेना, शायद कुछ ना कुछ आप जहाँ स्टक हो अपनी लाइफ में उस चीज़ को, उन बातों को और शायद भाई के संघर्ष को देख के आगे बढ़ने का एक साहस मिले कहीं ना कहीं। तो एक चीज़ आपने बताया कि फिर आप जैसे आपके आप कुछ टॉर्चर की बात भी कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा हुआ मेरे साथ, तो वो जेल में हुआ या फिर जब आप रिमांड पे थे पुलिस की, जब उसके दौरान हुआ? 24 अक्टूबर 2011 को मुझे उठाया गया। उठाने के बाद एक ही चीज़ पूछी गई कि राइफल कहाँ है, जो लूटी हुई थी राइफल पुलिस की। अच्छा, आपसे डायरेक्ट ही पूछ रहे थे? हाँ, क्योंकि राइफल पूछी उन्होंने। मैंने कहा राइफल वही तो बताएगा जिसने घटना की हुई। अब उन्होंने 1 दिन पिटाई की, 2 दिन पिटाई की, 3 दिन पिटाई की। जो पहले दिन बात थी वही लास्ट तक बात रही। तो कुछ लोग ये बोलते थे कि ये तो बहुत पक्का है, बता ही नहीं रहा कुछ भी। कुछ लोग ये बोलते थे कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसे पता ही नहीं कुछ भी। ये चीज़ें मैं वहाँ सुनता था। कुछ लोग कुछ कहते थे, कुछ कहते, लेकिन जो सच था घटना में जिसने घटना की होगी वही तो राइफल की जानकारी होगी उसे। तो जब नहीं पता थी तो 11 दिन तक मैं 8-10 दिन तक, मेरी गिनती याद नहीं सही से, मैं लगातार टॉर्चर होता रहा। तो इत्तेफाक से एक आरोपी इसमें पकड़ा जाता है जो घटना में सम्मिलित था। अब उसकी हालांकि जजमेंट आने से पहले कैंसर से मृत्यु होगी। उसने भी राइफल बरामद कराई। अच्छा, बरामद किसी और से हुई है? बरामद किसी और से हुई है। जो वे 3 लोग थे उनमें से 2 लोग उठाए हुए थे पुलिस ने, और एक का जो मुख्य हत्यारोपी था इस केस का, जिसने घटना की थी, उस पर 1 लाख रुपए का नाम था। उसका बागपत के छपरोली में एनकाउंटर हुआ था, बदरखा गांव में। 25 मुझे लगता है उस टाइम में जेल में था। जो मेरी स्मृति के मुताबिक जो अखबार की हेडलाइंस थी वो 25 अप्रैल 2012 का दिन था जब उसका एनकाउंटर हुआ। तो तब हमें नॉर्मल जैसे गिनती हुई तो मुझे जेल में किसी ने सूचना दी थी कि तुम्हारे केस में जो जिसके केस में तुम फंसे हो उसका एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने। तो फिर एक उम्मीद सी नहीं जगी कि चलो भाई अब तो शायद मैं बाहर जाऊंगा और ये चीज़ें मेरे से आरोप हट जाएंगे? और नहीं, उसका ट्रायल उस पर अलग चलता। मेरे पे जो एलिगेशन थे, मेरे पे जो पुलिस ने चार्ज लगाए थे, वो तो मुझे ही फेस करने थे अपने। तो उम्मीद तो तब थी कि जब कानून की कोई पटखा था, मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जमानत भी नहीं हुई थी मेरी। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, उसके एनकाउंटर से मुझे ये तो लगा कि जो मैं एक उम्मीद थी मेरे मन में कि मैं कभी बाहर जाऊँगा, मैं कुछ अच्छा बन के रहूँगा, मुझे ये तो हुआ कि वो तो मरा और हम जी गए। अच्छा, समझ गया। क्योंकि सिस्टम आप देख रहे हो ना, जब बिना कुछ करे आप अंदर आ सकते हो। अब इतने बड़े अपराधी से आपका नाम आपका जोड़ दिया गया, तो क्या इसकी गारंटी है कि आगे आप पे मुकदमे लगेंगे? बिल्कुल। तो वो मन में तो बहुत चीज़ थी, लेकिन वो उसके कर्म उसके साथ गए। मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा किसी पे, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि जिस चीज़ का जो प्रताड़ना, जो यातना हुई इस बीच में, वो बड़ा आघात पहुँचाने वाली थी। वो परिवार को भी, मुझे भी बहुत असहनीय पीड़ा थी वो।
तो आपके पिताजी या फिर घर में जो भी उनके बड़े थे, उन्होंने कोशिश नहीं करी जैसे बेल वगैरह देखो कराने हम की? लोग बड़े मतलब सीधी फैमिली है मेरे पिताजी। आप ये हम्म। कहोगे हमने कभी कोर्ट कचहरी थाने का भी मुंह नहीं देखा था। पिताजी पढ़े लिखे थे, लेकिन वो जो मासूमियत कह लो मेरे पिता की, या गांव से बाहर नहीं गए कभी, ज़्यादा कुछ देखा नहीं, एक अपने परिवार को जीवन यापन करने में उन्होंने जीवन बिताया। तो आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी जो बुजुर्ग माँ है, आज तक उनका बैंक अकाउंट तक नहीं है, आज के आधुनिक युग में भी। तो वे लोग तो घर से घेर से गांव तक रहने वाले व्यक्ति थे और बुजुर्ग व्यक्ति थे दोनों। और मेरे पिता की आंख का ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन भी मधुबन में हरियाणा के हुआ था। वहाँ पर सैफ अली खान जी द्वारा कैंप लगाया जाता है। तो हमने वो निःशुल्क अपने पिता की आंख में घटना, जब ये घटना हमें लोग उठाया गया, 5-6 दिन पहले ही ये लेंस मेरे पिता ने अपनी आंख में डलवाया था। तो जब पुलिस आई तो सबसे पहले मेरे पिता को उठाया। हमें जानकारी तो होगी थी, वहाँ मेरी बहन का फ़ोन आके ऐसे अमित उस दिन गांव में आया था, इसका भी नाम देना, तो मैंने अपने पापा को बताई। तो कोई भी बाप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देता पुलिस को। उन्होंने परिवार वालों के बीच में मुझे बैठा दिया, सुला दिया। मैं भी डरा, मगर पता नहीं क्यों मुझे पकड़ने आ रहे। मेरे पिता को उठाते हैं और मेरे पिता की सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी, जो उनका एक नारा भी है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, उन्होंने सबसे ज़्यादा उसी आँख का टॉर्चर किया। हालांकि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। कोविड में मैंने मानवीय चेहरे देखा जिन पुलिस वालों ने अपनी जान की बाजी लगा दी देश के नागरिकों को बचाने में। तो कुछ लेकिन इतने अहंकारी हो जाते हैं वर्दी के नशे में, वे अपनी इंसानियत, वे मानवता भूल जाते हैं। एक बुजुर्ग पिता को कुछ बाप बेटे के बीच में ऐसी भी शर्म होती है जो उन्होंने मेरे से कभी शेयर नहीं करी। उन्होंने गाड़ी में बैठा के बहुत यातनाएं थी, आंख दबाई वो जिसका, वो वे कभी कभी मेरे से थोड़ी थोड़ी बात शेयर करते हैं, कभी कभी वर्षों बाद भी शेयर करते हैं। वो दहशत कहीं ना कहीं उन्होंने फील करी। तो फिर उसके अगले ही दिन मुझे उठाया गया। अब मुझे उठाने के बाद मेरे पिता को छोड़ दिया गया। तो अमित भाई, ये जैसे कि आपने अभी बताया, पिताजी आपको मतलब आपको पकड़ के ले गए थे और पिताजी को उन्होंने 23 तारीख की 24 की मध्य रात्रि को करीब 12:30 बजे पिताजी को उठा लिया जाता है। मैं पड़ोस में अपने परिवार के जो हमारे थे उनके यहाँ सोया हुआ था। अब सोया का नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी जब आप ये सुन लेते हो कि ऐसी चीज़ हुई हो परिवार में। मैं सुबह जैसे मंदिर की घंटी सुनाई दी, मंदिर गांव में एक प्रार्थना होती है, प्रे होती है, तो मेरी आँख खुलते ही मैं अपने घर की ओर दौड़ा। और हमारा इन्वर्टर नहीं था, एक लैंप था 2011 में, और जो मैं गेट खटखटाए तो गेट भी खुले हुए थे, कुंडी नहीं लगी हुई थी। तो अंदर का जो तांडव देखा, घर में 2 बुजुर्ग रहते, मेरी माँ और मेरे पिता। भाई मेरे बाहर रहते थे, ये 2 ही थे, और जिसमें से एक को पुलिस लेके उठा। तो मैं अंदर अपने घर का नज़ारा देखा तो उनका जो तांडव था, पुलिस वालों का सारा सामान हमारा खिंडा हुआ था। वे मेरा हुलिया नहीं जानते थे, मेरी शक्ल नहीं जानते थे, मेरी उम्र नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे मेरे बारे में। मैं किन लोगों के बीच में बैठता हूँ, मैं कैसी मेरी परवरती, कुछ नहीं पता था आपने। आए, उन्हें राइफल की इतनी भूख थी, भूख तो नहीं कहूँगा, उनकी ड्यूटी भी थी। हाँ, दोनों ही चीज़ कहूँगा। हाँ, उनके ऊपर प्रेशर था और होनी भी चाहिए अपने कार्य के प्रति भूख। तो आए तो सारा सामान हमारा खिंडा हुआ था, हमारी खाट वाट सब टूटी हुई थी, चारपाई। जो गांव में चूल्हा होता है वो भी फोड़ रखे थे उन सब। तो मेरी माँ ने मुझे एक ही लफ्ज़ बोले थे कि जितनी दूर जा सकता हो चला जा। अच्छा, माता जी बोली उन्होंने, क्योंकि वो दहशत देखी थी। कह रहे तेरे पिता को पुलिस उठा के ले गई, ये तुझे मार देंगे। अब 18 साल का बच्चा जिसकी माँ उसे ये कह रही हो तू दूर चल, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कोई अपराधी हूँ? लेकिन मैं दर्द जो पेट में फील करा उस टाइम पे, बीमारी में और दहशत में, 2 ही कंडीशन में पेट में दर्द होता है। बीमार आदमी नहीं था मैं, स्वस्थ आदमी था, देश का जवान बनने वाला था, लेकिन वो पेट में अजीब सा दर्द ऐसा था कि मेरे पे गांव पार करना भी मुश्किल हो रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। तो मैं एक गांव में ही थे, उनके पास गया, सुबह का टाइम था, थोड़ी सी हल्की ठंड भी हुई थी। उन्होंने मुझे एक ओढ़ने की चादर दी, हाँ लोई दी,
1 कप चाय पिलाई। और फिर मुझे जब और कुछ रास्ता नहीं समझ में आया, मैंने बीए फाइनल के एग्ज़ाम, अपनी दादी है मेरी बागपत के स्वरूपुर गाँव में, अच्छा। तो उनके यहाँ रह के मैं एग्ज़ाम देता था। वे मेरे जानने वाले थे, तो मैं गांव से कुछ ही, बड़ौद से कुछ ही दूरी पर थे वे, तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। 24 अक्टूबर की लगभग 3 से 4 बजे के आसपास मुझे वहाँ गए हुए लगभग 3 घंटे हुए थे। तो कहते हैं ना कि वे मुझे खाना खिला रहे थे, लेकिन मेरे से खाना कहाँ खाया जा रहा था जब आदमी के जीवन में ऐसी चीज़। हाँ, ये भी था, पिता भी उठा रखे और मेरे पीछे पुलिस है। मैं आंगन में जैसे बैठा था, उस दिन मेरे सब्ज़ी भी याद है, 12-13 साल बाद उन्होंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो वे रोटी जैसे, और मेरे सामने मतलब अच्छे से मुझे खाना खिला रहे थे, रो रहे थे खाना खिलाते हुए। मेरे से एक रोटी खाई गई। तो जो जिन्ना जो होता है, पैड़िया होती है, जूते की आवाज़ सुनाई दी कट-कट। सब उन्हें ये था कि अमित किरठल गांव का व्यक्ति है, सिपाही हत्याकांड में नाम आया है। सुमित कैल जिसने घटना की है वो फरार है, कहीं ना कहीं वो उसके गैंग का मेंबर होगा, वो पुलिस टीम पे हमला ना कर दे। तो सारे इस तरह से लैस थे। आपने आज तक के इंटरव्यू में मेरे सुना होगा, AK-47 47 वे सारे लिए हुए थे, सारे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे थे। और आपको आश्चर्य की बात होगी, पहला सवाल उनका क्या था जो SOG के अफसर थे, बेटे अमित कहाँ है, मेरे से ही पूछ रहे हैं। आप सोचो कि मैं मतलब जवान जेल में हुआ हूँ, मेरा मुझसे जेल में आई है, 18 से 21 साल का मैं जेल में हुआ, मेरे से पूछे बेटे अमित कहाँ है। तो वे जो वहाँ परिवार की जो मेंबर थी अम्मा, उन्हें हाथ जोड़ के बोले कि अमित बहुत अच्छा लड़का है, ये निर्दोष है। तो फिर से उनका यही क्वेश्चन, हाँ बेटे अमित कहाँ है, मेरे से पूछ रहे। फिर उन्होंने कहा यही अमित है। अब जो मैं वहाँ देखा, जो महसूस किया, वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप। जब ये कहा ये अमित है, जो अमित से दहशत खा रहे थे कि अमित गोली मार सकता है, जो अमित के दहशत से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए थे, जिस अमित ने किसी का थप्पड़ ना मारा हो, उनकी बंदूक एकदम नीचे। आखिर तुम्हारे बच्चों से भी छोटा है, उनके ये शब्द थे। बैठाया गाड़ी में, तमाम सवाल हुए वहाँ तक जहाँ तक लिखते रहे। उसके बाद एक वाक़या हुआ उनके साथ कि बागपत SOG उनके पीछे लग गई। उन्हें था सीमा का सरे कि अमित को वो पुलिस उठा के ले गई। उन्हें जो दूसरी SOG को बना के लगी, उन्होंने अपने और आगे सूचना दी। तो उन्होंने कहा कि इसे नहर से लेकर आइए, मेन रास्ते से लेके मत आओ, और ऑफिस पे मत लाना, मीडिया यहाँ पे खड़ी है, इसे वहीं ले चलो। तो मुझे उस थाने में जो ले जाया गया, वहाँ के तत्कालीन जो SO थे उस टाइम पे, गाड़ी रुकते हुए दौड़े दौड़े रूम से आए, पूछते हैं अमित कहाँ है। उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा कि ये अरे ये अमित है। तो लेकिन उस टाइम पे उनके ऊपर इतना प्रेशर था, तो मैं एक लफ्ज़ और सुना था कि यार नौकरी बचाने का प्रेशर है हमारे पे। SO साहब बोल रहे थे, जो उसे बोला था जो हमारे रिश्तेदार बैठे थे। जब वहाँ पे वो हमारे जो रिश्तेदार थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, वे उत्तर प्रदेश पुलिस में ही है, उन्हें भी ये कहा कि तुम भी उसी मिशन में लगो अमित को ढूंढने में। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से निभाई, उन्होंने सच्चाई भी नहीं देखी और पूरी ईमानदारी लगा दी एक एक रिश्तेदारी बताने में कि वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। तो वे भी अरेस्ट करवाने में थे, उनका भी खैर मैं धन्यवाद ही करूँगा, बुराई तो मैं किसी की नहीं करता। तो वे कह रहे कि जैसे ही वे रिश्तेदार मेरे से पहले गाड़ी से उतरे, मेरे पीछे ही बैठे थे उसी बुलेरो में, वे भी जिस बुलेरो में मुझे पकड़ा था। तो उनके कंधे पे हाथ मार के इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे आपने तो मेरी नौकरी बचा ली। मैं देख रहा था क्या खेल हो रहा है। तो ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद एक माहौल ऐसा बनाया गया जैसे अमित कोई आतंकवादी हो, अमित ने कुछ किया हो, और उस व्यक्ति के लिए बनाया गया क्योंकि वे इतने प्रेशर में थे, उन्हें ये नहीं मालूम था, इतने लोग उठा रखे थे, कौन सच्चा कौन झूठा उन्हें ये भी नहीं मालूम हुआ। बैठा लिया उसमें, क्या नाम, जो अंदर रूम होता है थाने का, अच्छा, हेड मोरीर साहब बैठे रहते हैं, जहाँ हेड मोरीर पर जहाँ वो बैठो जो उनका कार्यालय होता है, वहाँ ज़मीन पर बैठा दिया। तो वहाँ पे उस रूम में मुझे बैठा दिया गया थाने में। उसके बाद कुछ जो मैं जानते नहीं थे, कुछ पहचानते नहीं थे, तो कुछ पुलिस वाले जोश जोश में आए कि साहब इसे पहले कूट लो, ये शब्द उनके थे। तो दूसरे साहब बोले नहीं, पहले से खाना खिलाओ, कभी ये, ताकि पिटाई भी तभी ठीक रहेगी जब इसके पेट में कुछ होगा। ये उनके शब्द थे। हाँ, कुछ तो कहते कूट लो, तो कुछ ने कहा कि इसे खाना खिलाओ पहले। तो मेरे आज भी याद है 24 अक्टूबर 2011 को थाना बंद
थाना भवन थाने में, मेरे सामने 2 रोटी और आलू की भुजिया आई। तो आपको जब यही ना पता हो क्या होने वाला तो आपको भूख और नींद सब उड़ जाती है। तो मैंने मना कर दिया। तो दूसरा बोला कि साहब ये मर नहीं जाएगा सारा, मत खाने दो। तो एक फट्टा लाई जो लकड़ी का हैंडल लगा हुआ था जिसमें, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे हाथों से शुरुआत हुई। तो ऐसे हाथों में फट्टे मारे तो वो बड़ा पट्टा होने के कारण यहाँ की खाल उतरनी शुरू हुई हाथों पर। उन्होंने 8-10 फट्टे मारे। उसके बाद कुछ फिर बात करी, कुछ मेरे से पूछताछ हुई। उसके बाद फिर मुझे वहाँ रखा नहीं गया क्योंकि उन्हें मीडिया आने की भनक लगी। तो जब ये गाड़ी से बैठा के थाना भवन से मुजफ्फरनगर की ओर लेकर निकले जहाँ मेरे पिता को रोका हुआ था, सिविल लाइन थाने के उसके बराबर में एसओजी का ऑफिस है। तो रास्ते में नु ऐसे करते हुए गर्दन पर हाथ मारते हुए करे, जो उसकी उम्र ठीक होती तो ऐसा तो एक आधे को तो मार देते, ऐसे भी बात करते जा रहे। तो जब जिंदगी एनकाउंटर बोल रहे थे करने के लिए कि इसकी तो उम्र कम है। दूसरा हमने से पारिवारिक उससे उठाया है, परिवार में से उठाया है, तो पब्लिक के बीच से उठाया। दूसरा जब उठाया तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आया कि अमित पुत्र गजय सिंह निवासी केरठल सिपाही हत्याकांड में उठाया है, पूछताछ जारी है उससे। लगातार 5-6 दिन तक ये खबर चली। तो कह रही कि एक तो उसकी खबर मीडिया में चल रही है। उस दिन जब उठाया उस दिन रात में तो नहीं उन्हें जानकारी थी। अगले दिन जैसे जानकारी हुई, मुझे बाहर से भी 1-2 सूचना प्राप्त हुई। तो मैं बाहर आने के बाद भी उस चीज़ पर सर्च किया कि ये मतलब ये जो खबर है मीडिया में चली। तो उस टाइम पे जब गाड़ी में उठा कर ले जा रहे थे तो वे यही बोल रहे थे कि अगर इसकी उम्र ठीक होती है हमेशा इस पर एक मतलब मेरा नाम नहीं लिया स्पेशल, जैसे और लोग भी उठा रखे थे कि 1-2 को तो टपकाना था हमें, तो टपकाने की बात भी थी। तो फिर मैं उनकी तो मजबूरी बनी, एक तो पब्लिक के बीच से उठा कर लाई, न्यूज़पेपर में उठा। दूसरा भी मेरी उम्र पर आकर रुक गई। उन्हें पता था कि अगर तुम ऐसा कर दोगे, अगर सच्चाई निकल कर आ गई तो तुम्हारी उल्टा काम हो जाएगा। तो इस कारण में विवश हुए। फिर ले गए मुझे, मेरे पिता आए, मेरा हाथ देख कैसे भी जो 8-10 फट्टे उन्होंने यहाँ लगाए थे, आंखों में आंसू लेकर लौट गए घर। वे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने सीधे सज्जन हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कानून की, थाने कचहरी की। बस वे इंतज़ार देखते रहे कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे। तो जब मुझे ले जाकर फिर वहाँ हवालात में बंद कर दिया। उस केस से जुड़े हुए जो व्यक्ति जिन्हें मैं जानता था वो लोग भी बंद थे उसी हवालात में। अलग अलग हवालात में बहुत लोग बंद थे, अलग शहर की अलग अलग थानों के अलग अलग हवालात में। एक जगह नहीं रखा किसी को। 25 अक्टूबर की जो सुबह थी वो बहुत दर्दनाक सुबह थी। 25 अक्टूबर 2011 वो ऐसी सुबह थी कि जो देश का जवान बनने वाला था, जिसका शरीर एक स्ट्रॉन्ग था, जो दौड़ने में अव्वल आता था। आज ये स्थिति है 2024 आने के बाद भी, अगर वो थोड़ी देर बस में या कहीं खड़ा होता है तो उसे बैठने के लिए स्टूल चाहिए। 12 साल बाद भी उस दर्द को लेकर जीता हूँ। पैरों पे इतना टॉर्चर किया गया, हाथों पे टॉर्चर किया गया। आज भी घुटने से नीचे एक एक लाठी के कारण मेरी हड्डी दबी हुई है। ये जोड़ जो मेरे यहाँ के है, ये पैर ऐसे खोल दिए थे, 2-2 अधिकारी ऐसे खड़े हुए थे कि आज भी जितनी बार पैर ऊपर उठाता हूँ तो दर्द की एक अलग ही आवाज़ आती है। तो वो उस दर्द को लेकर आज भी जी रहा हूँ मैं। करंट लगाया गया उस उम्र में, करंट। वो पहले तो मुझे उन्होंने ये बोला करंट लगाने से पहले, क्योंकि मैं उस टाइम बच्चा था, कि सच बोलने की और झूठ बोलने की मशीन है। मैंने कहा हाँ जी, सच बताओ क्या था। उन्होंने कहा, मैं कहा साहब वही बता रहा हूँ, तो सच ही बता रहा। उस दिन से कोई सुनी नहीं ना मेरी। 2 उन्होंने चाटे लगाए। फिर चाटे तो पता नहीं कितने मारते थे वे। और सच बताऊँ तो मुझे उस टाइम के वे जो चाटे भी महसूस करता हूँ ना, जैसे टीचर 1-2 मारते थे तो दर्द महसूस नहीं होता था। जब आपके लगातार 5-7 मुँह पे लग जाए ना तो एक अलग ही पेन होता है उसका भी, खाल का जो मुँह पे, मतलब ऐसा लगता है कि और झंझनाट सा होता है। मारते रहे, कान सुन होना, मुँह लाल होना, तो मतलब स्वाभाविक था। ये उंगली पीछे मिला दी गई ऐसे। ये उंगली में गैप है, आप ध्यान से देखना। ये उंगली आज तक जुड़ नहीं पाई। इस उंगली से उठा नहीं पाता कुछ भी, 3 से उठा लेता। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद जब उन्होंने मेरे कानों पे वो चिमटी लगा दी, जिससे वे सच बोलने की झूठ बोलने की मशीन बता रहे थे। करंट सीधा। हाँ, लेकिन वो करंट था। और मशीन चिमटी सी लगाने के बाद उनका जो
वो था जिसे वो कंट्रोल कर, हाँ, वे स्विच खोलते थे वहाँ से, फिर उससे कर देते कि कितना से करंट देना है। तो जैसे ही वो करंट लगा था, मेरे आज भी याद है, हल्का सा आदमी का जन्नाट होता है, उन्होंने 3 शॉट दिए मुझे, लगातार 3 दिन तक करंट दिया। ये और उस वो जो शॉट दिए उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी मेरे बाईं तरफ इस फेस पे कभी भी सूजन आ जाती है, सर में, फेस पे। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, ई आबास, क्या नाम है, सही से नाम नहीं मुझे उसकी जानकारी, ई आबास बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, वहाँ की दवाई से मुझे आराम हुआ जेल से आने के बाद। ख़राब खाना जेल में खाया तो लीवर में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब है उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे दिखाने के लिए। उन्होंने दवाई की व्यवस्था भी मेरे लिए उचित दाम पे ही व्यवस्था कराई। तो ईश्वर ने मेरे साथ संघर्ष बहुत हुआ लाइफ में, लेकिन ईश्वर ने हर मौके पे कोई ना कोई मेरी मदद करने के लिए भेजा। और ये कहीं ना कहीं मेरी इच्छा शक्ति थी कि मैं पॉजिटिव सोचता था, जैसा मैं सोचता था ऐसा होता था। ये देखो जी, लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचने का बहुत बड़ा रोल है हर किसी की। और जो आप सोचोगे वैसे ही आपकी मानसिकता बनेगी, और वैसे ही आप कार्य करोगे, और वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। सही कहा आपने, जैसा हम सोचते हैं हम ऐसा बन जाते हैं। कभी मैंने यही नहीं सोचा था कि मैं ये केस हारूंगा, हमेशा यही सोचता था कि अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्म करे, अच्छे लोगों का आशीर्वाद। और वे लोग ही है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में कहो या मेरे एक उसमें कहो, जिन्होंने अपनी दुआओं के कारण मेरी ज़िंदगी में रंग भरा। नहीं, मैं तो बड़ी जिल्लत भरी ज़िंदगी, अपमान भरी ज़िंदगी जी है। अमित भाई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये सोचता हूँ, जैसे आप इतना टाइम आपने जेल में बताया, फिर आपने लॉ करी, फिर आपने इसको LLM करा आपने, फिर केस भी लड़ा, बाइज्जत बरी भी हुए, कहीं ना कहीं और जो आपको चीज़ें अब लाइफ में मिल रही हैं जिस तरीके से, जिस अच्छे रूप में मिल रही हैं, कहीं ना कहीं माता पिता का सही होना, चोरी झूठ ना करना, किसी के साथ धोखा ना करना, उनकी ब्लेसिंग्स बच्चे को लगती है और बच्चा उसी तरीके से ग्रो करता है। बच्चा अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है। मैं बार बार कहा कि मेरे पिता ने मुझे धन से नहीं सींचा, लेकिन अपने आशीर्वाद से बहुत सींचा। उनकी दुआएं मेरे जीवन में बहुत रही, और ईमानदारी बहुत सिखाई मेरे माँ बाप ने मुझे। और ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेस पे झलकती है। आपकी आंखों में अगर कोई बुरी चीज़ है वो भी नज़र आ जाएगी। अगर अच्छी और ईमानदारी चीज़ है, फेस और आंखें ऐसी चीज़ है जिससे आप अंदाज़ा लगा लेते हो, ये चीज़ है। माँ ने कहा था कि किसी की कुछ भी चीज़, कितनी महंगी चीज़ पड़ी हो, कभी अपना मन विचलित मत करना। सुनता था, आप जैसा अपने बच्चे को सुना रहे हो, कहीं ना कहीं उसके मन में वो बात हमेशा क्लिक रहेगी। और लोग बोलते हैं ना, कि मुझे बोलते रहते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अमित ने तो ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया। सच बताऊँ ना, मैं चैन की नींद ले रहा हूँ पिछले 1 साल से, चैन का खाना खा रहा हूँ, किसी के काम आ रहा हूँ, ये मेरी असली दौलत है। और पैसे नहीं कमाए, रिश्ते कमाए, उन रिश्तों की कदर करूँगा। और जो मेरे दुख में साथ खड़े रहे, ये जीवन उन पर कुर्बान रहेगा हमेशा। बहुत अच्छी बात है भाई। और कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर हमारे माँ बाप ही होते हैं, जो हमें सम्मान करना, किस तरीके से हमें समाज में रहना है, चलना है, किसको कितनी, किस हिसाब से, किस तरह इज्जत देनी है। आपको एक बात बताऊं, मैं बचपन से बड़ा अभागा रहा। वैसे माँ बाप के पास इतना मैं रहा नहीं, लेकिन एक ब्लड और एक माँ बाप की आत्मा से दुआ में से बहुत पूछते भी है कि अभी तुम्हारा ऐसा स्वभाव किसने बनाया, तुम जब 18 साल की उम्र में इतनी बुरी विपरीत परिस्थिति में थे, तुम्हें रास्ता किसने दिखाया? क्योंकि मेरे पास तो कोई भी नहीं था। सारे डिसीजन लेने की, वो एक ऐसा समय था कि मैं उस पल में अपने डिसीजन लेने, मेरे अंदर भगवान ने वो एक तरह से डिसीजन लेने की क्षमता का निर्माण मेरे अंदर हुआ। तो वो सब चीज़ें होती चली गई, और अच्छा व्यवहार, सौम्य व्यवहार, ईमानदारी के कारण लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, मन में हौसला आता रहा। हिम्मत कभी तोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ मैं, बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। और लोग कहते थे कि अगर ये केस हार जाए, उस बात का कभी मैं उत्तर देना चाहता, मैं तब भी मुस्कुरा ही रहा था। जब केस का जजमेंट आने वाला था, लोग कहते पता नहीं क्या होगा, मैंने कहा जो भी होगा अब तो मुझे स्वीकार है, चाहे हार हो चाहे जीत हो। अगर हार होगी फिर हाई कोर्ट में लड़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सुसाइड करूँगा। जो चीज़ भागना नहीं है, लड़ना है, और जो लड़ता है उसे जीत मिलती है, जरूर मिलती है जी। जो नहीं लड़ता उसे हार मिलेगी। बिल्कुल। एक चीज़ आपने बताई, मैंने एक पाताल लोक सीरीज़ देखी थी।
जयदीप अहलावत करके थे उसमें मेन लीड में, अहलावत जी है। तो उसमें मैंने देखा, देखो ये चीज़ देखी क्योंकि भाई भगवान में तो ये चीज़ कभी हमें वहाँ एक्सपीरियंस करना किसी को भी ना करनी पड़े। मैं सच बताऊं, मुझे सीरीज देखने का इतना मौका नहीं मिला। मेरी लाइफ खुद एक नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वो थी सीरीज, नाटक नहीं देखा, नाटक खुद मेरी लाइफ बनी हुई थी। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा होता है जेल के अंदर कि आप मेंटली तो टॉर्चर्ड थे कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या आप, सॉरी मैं मतलब ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ बट मैं जानना चाहता हूँ इसीलिए, क्या आप जेल के अंदर, सॉरी मतलब जब आप वहाँ पे थे जेल में थे तो फिजिकली असॉल्ट अदर कैदी, क्योंकि देखिए आप बच्चे थे, मासूम चेहरा, तो कहीं ना कहीं मैंने पाताल लोक में देखा था वो लोग कुछ जैसे ऐसे बच्चे आते थे ना, मतलब 19-20 साल के, तो फिजिकली असॉल्ट करते थे किसी तरीके से। तो ऐसा कभी अटेम्प्ट हुआ पे वहाँ पे उस दौरान? इस बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगा। एक तो मेरा गांव किरठल है, जो उसकी एक इमेज आप जानते हो वेस्ट यूपी में कैसी उस गांव की इमेज है। बिल्कुल, मैं खुद, मुझे दूसरा, मैं वहाँ पे कोई, चाहे मैं झूठा गया, लेकिन मैं वहाँ पे चोरी के और बलात्कार के केस में नहीं गया। जेल में हमेशा मैंने जो वहाँ का जेल का एक समाज देखा, जेल में सबसे ज़्यादा इज्जत उसी आदमी की होती है जिस पे सबसे बड़ा केस होता है। दूसरी चीज़, जिस बैरिक में मैं रहा, तो ये जेल भी एक समाज होती है, वो अलग प्रकार का समाज होती है। वो समाज ऐसा होता है कि उसे आम समाज से काट कर जो समाज में रहने लायक नहीं होता, जो मैंने किताबों में पढ़ा, जो महसूस किया, उसके लिए जेल बनी है। जेल को जिसे हम सुधार गृह बोलते हैं, लेकिन वहाँ सुधार गृह कहाँ है? आप भी जानते हो कि वहाँ पे क्या होता है। तो मैं ऐसी बैरिक में रहा, जेलर साहब ने मुझे अच्छा बिल्कुल सुरक्षित माहौल दिया जिसमें पारिवारिक लोग थे। मेरे सामने कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी, मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन था कि भाई हाँ, ऐसा जेलों में होता है। मैंने अपनी रिसर्च भी किया है, एलएलएम में पढ़ाई हुई है, मैंने और केस सुने भी है जेल में ऐसा होता है, लेकिन कभी मुझे इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने बताया ना कि लोगों की वहाँ पे मेंटलिटी, सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं देखता था कि कोई आदमी किसी बच्ची के साथ रेप करके आया हो, तो वहाँ पे सब सिस्टम का खेल होता है। कोई उसकी पिटाई करनी हो, किसी को जेल के चीफ साहब को 100-200 रुपये दिए, उसकी पिटाई कर दी। तो जेल में तो बहुत बड़ी, तो मतलब ये कह सकते हैं जेल नॉर्मल वर्ल्ड से एक अलग दुनिया है, वहाँ पे वो अलग नियम का वो एक अलग समाज है। वहाँ पे आपको हर तरीके का आदमी मिलेगा, हलवाई भी मिलेगा, मास्टर जी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। जेल में आपको जिस समाज का आदमी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जैसे कि भाई काम करना होता है, कोने कोने में कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ ईमानदारी है, कहाँ कैसे रहते हैं, वो मैंने बताया ना, एलएलएम में मैंने अपना टॉपिक ही जेल लिया। तो ये काम कर, जैसे आपने पता नहीं मुझे करा नहीं करा, इसमें काम करना जैसे लकड़ी का काम होता है, फिर पैसे मिलते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसे सजा हो जाती है। अच्छा, उसके बाद उन्हें कुछ काम की पगार दी जाती है, सरकारी शुल्क बोला जाता है, अच्छा, तब वो काम होता है। मैं एक अंडर ट्रायल था। सब नहीं करते हैं वो? नहीं, सब नहीं करते हैं। सेंट्रल जेल में चालान लगता है। हमारी जो जेलें हैं वे 2 भागों में बटी हुई है। जैसे हर जनपद मुख्यालय पर जिला कारागार है, तो जिन व्यक्तियों के ट्रायल चलते हैं तो उन्हें वहीं पे रखा जाता है जिला कारागार में, तारीख में माननीय न्यायालय में पेशी होती है उनकी। जिन्हें सजा हो जाती है और वहाँ का जेल पर भार हो जाता है, जगह नहीं रहती, कैदियों को रखने की क्षमता नहीं रहती, तो उन्हें केंद्रीय कारागार, जैसे आगरा है हमारी वेस्ट यूपी की, सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। तो सेंट्रल जेल में भेजने के बाद वहाँ पे खेती भी होती है, जेल में लकड़ी के काम भी होते हैं, किसी से टीचर का काम लेते हैं, जिस लायक है, जो जितना पढ़ा लिखा है, उससे वही काम ले लिया जाता है। तो जेल में डाटा होता है हर किसी का कि कौन व्यक्ति कौन किस अपराध में कितना पढ़ा लिखा है, तो उससे उसी हिसाब का। कोई हलवाई है तो उसे कैंटीन पर लगा देंगे, कोई बाल काटने वाला है तो उसे बंदियों के बैरिक में उसका पास बना के उस पर बाल कटवाना शुरू कर देंगे, कोई सफाई कर्मी है तो उससे सफाई करानी शुरू कर देंगे, कोई जो पढ़ा लिखा है तो जो बच्चा बैरिक होती है उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो सब तरीके का आदमी आपको मिलेगा। आपको रहना कैसे लोगों में है, आपको बात किन लोगों में करनी, वो आप पर निर्भर करेगा। और जो एक चीज़ और होती है, जो जैसा हो उसे वैसी चीज़ खींच ले। अगर कोई नशे वाले भी होते हैं, जेल में नशा चलता है, वे अपनी दोस्ती वहीं पर करेंगे। कुछ फैमिली मैटर जो पारिवारिक लोग में जाए रहते हैं, वे ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। तो मेरे से तो अच्छे जेल सब जाते हैं। जेल जाकर भी यदि अच्छा इंसान मिल जाए, वो भी अपनी किस्मत समझो। ये चीज़ मैंने वहीं से सोची थी। तो मुझे ऐसी बात नहीं, जेल में कुछ पारिवारिक जो फैमिली मैटर में बनते, दहेज के मुकदमे में बनते,
अच्छे लोग भी मिले। और ये एक विडम्बना भी है, दहेज के केस में जिस लड़की की शादी हुई रहती है, जो उस घर की बेटी तो है लेकिन उस घर में कोई हस्तक्षेप नहीं है, दहेज के मुकदमे में उसका भी नाम होता है। तो काफ़ी लोग ऐसे मिले जो निर्दोष थे, जिनकी पीड़ाई में देखी, तो उन लोगों के बीच में रहा, अच्छा रहा। तो उस दौरान आपको कब ये लगा कि अब एज अ मिथ, बीइंग अ मिथ, कि भाई अब एक काम करते हैं, अब इस चीज़ से मैं एडवोकेट का ख्याल या इस चीज़ से बाहर निकल के ये करूँगा, या वो चीज़ें आपके मन में जेल के अंदर आई या जेल के निकलने के बाहर? अंदर ही मैं सोच लिया था। जैसे मैं देखता था हथकड़ी रख के बहुत से आदमी जब किसी अपराध में सम्मिलित होते हैं और वे पेशी पे जाते हैं, तो मैंने एक जेल में चकाचौंध दुनिया देखी है उनकी, जो नकली दुनिया होती है। आप किसी की मदद, मुझे जैसे किसी की मदद करके खुशी मिलती है, और जो मतलब क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वे जेल में बिल्कुल वाइट कपड़े पहनते हैं, पूरा अपना, उस टाइम पे फ़ोन वोन भी यूज होते थे, फ़ोन किस किस शय पर होते थे ये आप जानते हो। जेल में फ़ोन मिलना बड़ी, अब तो खैर एसटीडी है, सरकार ने सुविधाएं करी, सुविधा प्रदान करी कि अपने घर बात कर सकते हो आप, जो भी उनके नियम है उसके अनुसार। उस टाइम पे एसटीडी थी 2011 में, तो ऐसे करते हैं। लेकिन मैं जब देखता था, आप किसी को लूट के, मार के, खसोट के आप बाहर से चमक सकते हो लेकिन अंदर से नहीं चमक सकते। आप बाहर से लिवाइस एडिडास पहन कर टिप टॉप होकर घूम सकते हो, लेकिन जब वे रात को सोते थे जो बड़े बड़े अपराधी, मुझे ये नहीं पता रहता कि किसके कंबल से रोने की आवाज़ आ रही, जब वे अपने परिवार को याद करते थे। जो मैंने वहाँ पर देखा, महसूस किया कि जेल में कितना भी बड़ा अपराधी हो, परिवार की याद सबको आती है। तो मैं इस चीज़ को, मैंने ये विचार किया वहाँ बैठ के कि आप दुनिया को लूट के बाहर से चमका सकते हो, लेकिन आपकी आत्मा दुखी है। आ रही ना आपको बच्चों की याद। गर्मी का जो महीना होता था, वे ये कहते सुनता था मैं बड़े से बड़े अपराधी को कि सब छत पे सोते हैं, मच्छरदानी पंखा लगा कर, तुम कहाँ पड़े हो। और ख़ास तौर पर जेल में जब 200 आदमी, 150 आदमी एक बैरिक में बंद हो और लाइट गायब हो जाए और 10 से 15 आदमी बीड़ी पीने वाले हो उसमें, तो आप नरक की सैर कर रहे हो। और वहीं पे बाथरूम वगैरह सब? बाथरूम आप समझ सकते हो कि क्या व्यवस्थाएं होगी। जब जिम्मेदारी ऐसी हो जाती है कि वो करेगा और वो सोचता है वो करेगा, तो आप समझ सकते हो कि वॉशरूम भी कैसे होंगे वहाँ के। आप वो नरक ही तो है, और क्या है। 10 आदमी को आप रोक भी नहीं सकते कि आप बीड़ी ना पियो, क्योंकि आप घर में नहीं बैठे, आप किसी सामाजिक जगह नहीं बैठे, आप जेल में बैठे। और जेल एक ऐसी चीज़ है ना आपको अच्छी बात वहाँ पे करने को मिलती ना सुनने को मिलती। वहाँ पे बहुत दिमाग से रहना पड़ता है। गांधी जी की तरह वहाँ देखा सब कुछ जाता है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोला जाता, कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि भाई ये तो नामची अपराधी है, ये इमेज बन गई थी, और उसके बाद कि भाई इसे पकड़ो, इसे दबोचो? मैं एक चीज़ बताऊं, जेल के जितने बड़े टॉप 10 अपराधी थे, देखो आपको मैं एक चीज़ इसमें मेंशन करना चाहूँगा। इंसान चाहे अच्छी जगह रहो चाहे बुरी जगह रहो, एक उसका स्वभाव हमेशा उसके साथ चलता है। जेल में मैं पहले ऐसा शख्स था जो जेल के जितने भी अपराधी थे हमेशा बेटे कह के बोलते थे। जब बुजुर्ग हो रहे थे कि बेटे कोई बात होगी बताना, लेकिन मैं ईश्वर ने इतना समझदार वो गुण मेरे अंदर दिया था कि मैं उनका एहसान लेना नहीं चाहता था। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, बहुत से ने पूछा कि तुम बाहर जाके क्या करोगे, तो मैंने कहा पढ़ाई करूँगा। तो कुछ ने मेरी मजाक बनाई कि अब पढ़ाई कर। दुनिया में कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उसके समाज की जनसंख्या कम हो। तो मुझे एक बुजुर्ग आदमी ने समझाया कि ये जेल है, जो आदमी जो सुनना चाहता है उसे वही बात सुना दे। उसके बाद फिर मेरे से किसी ने पूछा क्या करोगे, मैंने कहा वही करूँगा जो तुम करते हो, तुमसे भी बड़ा करूँगा। तो उस चीज़ में खुश होते थे, उन्हें खुशी मिलती थी। और काफ़ी गैंग ऐसे रहे, बड़े बड़े अपराधी रहे जिन्होंने मुझे ऑफ़र दिए अपने गैंग में। उन्होंने था कि नई उम्र का लड़का है, इस पर तुम हत्या ही कराना, लूट कराना, रंगदारी मंगवाना। लेकिन वो मेरे ऐसी नेचर, संस्कार, परिवार की चाह थोड़ी थी कि मैं उनके सम्मिलित हूँ। वे पूछते थे क्या करेगा, फिर मैं उनके सामने, देखो अपनी बात आप उसे सुनाओ जो आपकी बात की कद्र करे। बिल्कुल। अब एक अपराधी जो हत्याएं कर रहा है उसके सामने आप पढ़ी लिखी बात करोगे तो वो तो आपसे चिढ़ेगा कि ये समाज सुधारक बनेगा, या पढ़ कर दिखाएगा, अब वो करेगा। तो उनके सामने मैंने ऐसी बात करी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग बुरे होते हैं। मैंने बताया ना कि मैं एक ऐसा शख्स था जिनकी आपस में 10-10, 20-20 हत्याएं हो रही थी, जिनकी गैंगवार थी, जिनका फैसला सामाजिक स्तर पर नहीं हो पाया। जब 2 साल 4 महीने 16 दिन रहने के बाद मैं रिहाई होने लगी, तो एक दिन मैंने जेल में गिना, 862 दिन में जेल में रहा।
जब मेरी रिहाई होने लगी, जेलर साहब ने पूछा कितने साल रहे अब? मैंने कहा साहब 862 दिन। कह रहे पहले व्यक्ति हो जो दिन बता रहे हो। मैं कहा साहब एक एक दिन ही गिना मैंने यहाँ पे ना। बहुत से लोगों ने जो वहाँ के थे, बेटे बाहर जाकर नाम रोशन करना, अच्छे से पढ़ना, कुछ अच्छे लोग भी थे। और उन्होंने फिर ऊपर को अपने, जैसे भी टेबल पे बैठे थे, ऊपर को गर्दन उठाई, कह रहे ये क्या? एक तरफ वो पार्टी जिनके आपस में 10-10, 20-20 मर्डर हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक भोरा खुर्द गाँव है जिनकी बहुत पुरानी रंजिश है। दोनों पार्टी मुझे छोड़ने के लिए खड़ी थी। तो मैंने जो कमाया क्या? अगर आप सोच के देखो कि उस बुरी परिस्थिति में भी जब इस तरह से लोग आपके साथ खड़े हो, आज ईश्वर के आशीर्वाद से उस गांव में शांति है, सब अपना अच्छा जीवन यापन कर रही है। लेकिन वे संबंध मेरे वहीं तक थे, जेल तक ही। मुझे और बैरिक से कोई, जेल की हर बैरिक से आदमी छोड़ने आ गेट तक। तो उस बुरे समय में भी यदि लोग इस तरह से मेरे साथ जेल के गेट तक आए, तो मैं मानता हूँ ईश्वर ने जो मुझे मौका दिया, अवसर दिया, वो अवसर हर किसी को नहीं देता भगवान, एक नई लाइफ को। और जब जेल के गेट पे गया, वो देखा जिला कारागार मुजफ्फरनगर लिखा हुआ, वो, और फिर वो फील किया कि देश का जवान बनने वाला था। एंट्री कहाँ पे हो रही, ये आपको वैसे पढ़ने में ये लग रहा होगा कि जिला कारागार मुजफ्फरनगर, लेकिन ये 3 लाइनें वे है जिला कारागार मुजफ्फरनगर, जहाँ पे आकर सारे रिश्ते टूट जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता। वहाँ पे अगर कोई कदम अंदर रखेगा तो बहुत मजबूत आदमी होगा जो आपके पास आता है। बहुत से लोग जैसे मिलने आए, मिलने के बाद 1-2 बार मिलने आए, बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे खूब सुनाया कि हम तेरे से जेल में मिलने आए। और मैं वास्तव में अपनी बात से बताऊं तो मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था अपने पास आने के लिए। अगर बहुत से लोग ऐसे भी मिले, अगर किसी ने मेरे लिए एक बिस्किट का पैकेट भी वहाँ देकर आए, तो उस चीज़ का वे एहसास मुझे आज तक कराते हैं कि हम इसके लिए बिस्किट का पैकेट देकर आए थे। अच्छा इंसान वही होगा जो आपको कभी एहसास भी न कराए कि हमने क्या किया। बहुत सही बात है। और जब आप गांव, मतलब जेल से घर में गए, तो उन लोगों ने जो नज़रिया था वो कैसा था? मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक तरीके से कैसे देखते थे कि भाई सुधर गया? वो चीज़ें कैसे, समाज, बिल्कुल। मैं एक बहुत दूर तक ऐसी अफवाह, जैसे कोई घर भी आता था जानकारी का, तो ये कहते थे कि आप रो मत। वे दिलासा देने के बजाय निराशा दे के आते थे घर में कि अब तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी रोना। जब मैं जेल से नहीं आया था, घर पे बोलते थे पड़ोसी आके, जो भी सुनते थे, जो निकटतम होते हैं। कुछ लोग थे जो पॉजिटिव बोलते थे। तो उनका, जब मैं जेल से आया तो उन्हें ये था कि आदमी जीरो है, ये आदमी ख़त्म है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऊपर से इतना बड़ा मुकदमा, और जो आपका बुरा अहित सोचने वाले हो, तो उनके लिए तो मौका था उस रास्ते पे मुझे धकेलने के लिए। और जो प्रयास भी किए, वो तो मैं सूझबूझ, मैंने इस यात्रा में मैंने 3 चीज़ इस्तेमाल करी: धैर्य, साहस और बुद्धि। जिसने बुरी परिस्थिति में इन तीनों का उपयोग कर लिया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जिसने 3 चीज़ अपनी खो दी तो वो अपनी मंजिल से भटक जाएगा। उकसाने की भी बात आई, नहीं उकसाए माया किसी के। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जैसे मैं गाँव में किसी शादी में गया तो उन्होंने मेरा स्वास्थ्य नहीं पूछा, मेरा शिक्षा नहीं पूछा। ये कहते हैं ना, जिसके बारे में जो एक बार इमेज बन जाए उसी उनके दिमाग में बैठी रहती है। हाँ भाई, वहाँ से कब आया? तो उन सवालों का सामना करना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। बाज़ार में जाता था तो मेरे से बड़ी उम्र के, मेरे पिता की उम्र के लोग मुझे नमस्ते करने लगे। अच्छा। अब मेरे में ऐसी क्या योग्यता देखी उन्होंने कि वे नमस्ते, उनका मानक देखो, उनकी सोच देखो कि वे अपना आइडियल एक अपराधी को मानते हैं, उन्होंने अच्छे इंसान को नहीं माना। वो मेरे में ऐसी कि मैं कोई समाज को, मैं कोई, अब मेरे पे क्रिमिनल का दाग था, आप मुझे नमस्ते क्यों कर रहे हो? आप अपना आइडियल क्रिमिनल को मानते हो? तो मैं तो ये कहता हूँ, मैंने उन्हें यही चीज़ कही कि भाई आप गलत सोच रहे हो, मैं निर्दोष इस केस में फंसा था, और आपको मैं बाहर आया हुआ अच्छा नहीं लग रहा। आप इस नमस्ते करके मुझे क्या साबित करना चाहो? तो जैसे जूस वाले के पास पिया तो उसने पैसे ना लिए, तो मैंने ज़बरदस्ती पैसे दे के मैं, भैया आज के बाद नहीं पीने का। तो मैं एक अजीब सी स्थिति में फंस गया था। मैं फिर अपना गांव तो छोड़ो, मैं परदेश ही छोड़ दिया, मैं गुड़गांव चला गया। और गुड़गांव ही क्यों चुना आपने? गुड़गांव एक भटकता हुआ मुसाफिर गुड़गांव शहर अचानक मेरी ज़िंदगी में आया, और गुड़गांव वो शहर है जिसने मुझे संघर्ष दिखाया, ज़िंदगी, समाज क्या होते हैं। गुड़गांव ने बहुत कुछ सिखाया।
और दूसरा मैं कोर्ट में देखता था, अपने मुकदमे में जाता था, मन में वो सोच भी थी मुझे LLB करनी, क्योंकि 3 साल की डिग्री 6 साल में कंप्लीट होती है। जब ये केस हुआ मैं BA सेकेंड ईयर का चाहता था, 12, 13, 14 का मेरा जेल में गैप रहा। 2015 में मैंने एडमिशन लिया, फिर मैं गुड़गांव एक वकील साहब के यहाँ असिस्टेंट के तौर पर कार्य किया। नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया नहीं आपने कि अब क्यों ही गुड़गांव ही क्यों चुना आपने? छोटे मोटे काम की तलाश में मैं पहुंचा अच्छा, दिल्ली, किसी ने सलाह तो दी, दिल्ली गुड़गांव चला और जाओ गुड़गांव। जब गांव के तानों से परेशान हुआ तो मैं खुद निकल गया। माता पिता भी परेशान होते थे, वे डायरेक्ट मुझे ये नहीं कह पा रहे थे अपनी ज़ुबान से कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी वजह से हमें परेशानी हो सकती, क्योंकि वो केस समाज ने ऐसा भय उनके अंदर पैदा किया हुआ था कि ये बहुत हाईलाइट केस है। और माता पिता तो आप छोड़िए, कोई रिश्तेदार बात तक करना पसंद नहीं करता था, कोई बैठाना पसंद नहीं करता था। गांव के लोग कुछ देख के मुझे दरवाजे तक बंद करते थे। स्पष्ट भाषा से जैसे वो चीज़ सुनते थे तो माँ बाप बेचारों के पास आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं था। ऊपर से मेरे मन में खुद की भी सोच थी कि मैं खुद अपना कमाऊँगा। अब मेरे पास मुझे वहाँ तारीख पर जाने के लिए मैं लुटेरा आदमी था नहीं कि मैं लूट करूँगा या मैं कोई मतलब चोरी करूँगा, तो कुछ तो मैं काम करता ना जेल से आकर। अब यहाँ पे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। गांव के लोग मुझे ताना मारने लगे, मुझे पढ़ाई भी करनी थी, तो जो बड़ौद से मेरी शिक्षा अधूरी थी वहाँ एडमिशन लेने के बाद मैं गुड़गांव रहा। और वहाँ पे मुझे एक सज्जन मिले, संदीप जी, जो वेस्ट यूपी से सेल्स में नौकरी कर। उन्होंने कहा तुम फ्री में रह लो मेरे पास। मैंने कहा फ्री में रहूँगा। तो वहाँ पे मैं 3000 रुपये की नौकरी पर मैंने, एडवोकेट अजय चौधरी, वंदना मैडम है वहाँ के बार के अध्यक्ष भी है गुड़गांव के, उन्होंने मुझे रखा, अनजान व्यक्ति को। और जब आप गुड़गांव में रहे तो कोर्ट में ही जॉब करते थे? तो उसको वकील साहब के यहाँ असिस्टेंट के तौर पे, यानी मैं मुंशी जी का कार्य करता था, जो मुंशी के कार्य रहते हैं, तारीख लेना। क्योंकि वो मन में एक चाह थी कि मुझे इसी लाइन पे बढ़ना। 3000 रुपये उसके बदले में मुझे मिलते थे। 5 किलोमीटर मेरा रूम था, पैदल आता था, 5 किलोमीटर पैदल जाता था, 2 टाइम मुझे खाना नहीं मिलता था वहाँ पे। 3000 में से 1000 रुपये में रूम के देते तक आपका काम कहाँ चलेगा? अखबार में देखता था कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा दोपहर का, और दोपहर में मिल गया तो रास्ते में से पन्नी ली, शाम को भी वहाँ से ही लूँ था। तो पेट, जिस आदमी ने पेट की भूख के लिए संघर्ष किया हो, तो बाकी संघर्ष मैं मानता हूँ कि सब छोटे। जिसने रोटी का संघर्ष कर लिया ना, उसके सामने सारे संघर्ष बहुत छोटे हैं। तो गुड़गांव से मेरठ कब आए फिर? मेरठ 22 नवंबर 2015 का दिन था। मेरी BA 2015 में कंप्लीट हुई थी। 14 से 15 के बीच का एग्ज़ाम देने आया था बस बड़ौद में। तो 22 नवंबर 2015 का दिन था वो, 2014 से, जो मेरी मेरठ में वापसी हुई। तो जब आप तारीख पे जाते थे तो ये चीज़ें इतनी खिंची क्यों? मतलब वो फैसले की घड़ी इतनी 12 साल कैसे लग गए? 12 अक्टूबर 2011 का केस था। इंतज़ार देखा पहले कि माननीय न्यायालय में अपना आप नंबर पाएगा, लेकिन इसमें माननीय न्यायालय की भी कोई गलती नहीं है। उनके पास सिर्फ अमित का केस नहीं था, और भी बहुत सारे केस थे। जैसे ही रूटीन में तारीख लगती थी, लेकिन उसमें कोई एविडेंस नहीं हुआ था। ये बात मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। जब 2018 तक उस केस में कुछ ना हुआ, तो 2019 में इसी केस के संजय जी है, जो दिल्ली पुलिस में जो क्राइम ब्रांच में रहे 16 साल, वे भी इस केस में मुलजिम बनाए गए थे। जो घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी थे, दिल्ली पुलिस के DCP के साथ थे, और जिनका कोई लिंक भी साबित नहीं कर पाए, वे भी बाइज्जत बरी हुए इस केस में। तो हम दोनों ने आपस में बात करी, क्योंकि उनका प्रमोशन रुके हुए थे, मेरे सामने मेरी पूरी ज़िंदगी थी, मेरा पूरा कैरियर था, और वो दाग लगा था मेरे माथे पर जिसे मैं मिटाना चाहता था। उस दाग को लेकर मैं जीना नहीं चाहता था। तो केस में सुनवाई हुई। इत्तेफाक से कोविड के कारण 9 से 10 महीने कोर्ट बंद रही थी, 19 के 20 में। तो जैसे ही फिर कोर्ट खुली तो फिर रोस्टर से केस में सुनवाई हुई। फिर धीरे धीरे होते हुए एक व्यवस्था का मैं इसमें हिस्सा बताऊँगा, जो माननीय हमारे जो PP साहब थे, सरकारी वकील साहब, उन्होंने इस केस को पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या उनका कारण था, क्या उनकी सोच थी, लेकिन मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। उन्होंने, अगर वे अपना काम ईमानदारी से इस केस में करते तो शायद ये फैसला 2023 की बजाय 22 में आता। उन्होंने जिस व्यक्ति को सज़ा हुई है उसका पक्ष लेने में, तारीख को बार बार डिले कराने में उन्होंने पूरा अपना जोर लगा दिया। तो मैं जब सामने बैठता था बेंच पे, मेरा उनका आमना सामना होता था, तो मैं माथे पर हाथ रख कर बैठ कर यही सोचता था कि अमित, आसान काम नहीं है वकीलों के कब्जे से निकल, खुद एक अधिवक्ता होते हुए, कि आसान काम नहीं है कि उससे निकलना। तो आप सोचो कि वो कितनी ईमानदारी से वे सरकारी वकील साहब ने अपना कार्य किया होगा। जो 8 फरवरी 2023 को इस केस में 313 की जो हमारी कार्यवाही हुई,
कंप्लीट हुई, वो जो दिसंबर में होनी थी, उस आरोपी को बुलाने में, उस बार बार तारीख लेने में तो सरकारी वकील साहब की बहुत अहम भूमिका है। कभी बहाने लगाना, कभी किसी गवाह को भेज देना, कभी झूठ बोल देना, माननीय न्यायालय को गुमराह बहुत करते थे। उसके बाद जब इस केस में जो आरोपी के वकील थे, नाम तो लेना नहीं चाहूँगा मैं उनका, उन्होंने जैसे और सबकी, क्योंकि वो उनका अधिकार भी था आर्गूमेंट करने का, बहस करने का, और माननीय न्यायालय का ये एक विवेक भी था कि जब तक वे सबकी ना सुन ले दोनों पक्षों की, तो वे अपना फैसला नहीं माननीय न्यायालय से बीच में सुना। तो आपने बताया कि जो आपके पक्ष में कौन, आपने जैसा आप बताया कि मैंने खुद ने ये केस लड़ा, तो फिर आप कहाँ पे आए उस पिक्चर में जब आपने केस फाइट करने की कोशिश की? केस में जैसे एक आधी एविडेंस, क्या प्रोसीजर होता है, मुझे जानना है इसके बारे में। जब हमारे केस में चार्ज बन जाता है तो उसमें जो गवाह होते हैं उन्हें तलब किया जाता है। सबसे पहले उस गवाह को तलब किया जाता है जो मुकदमावादी होता है, जिसने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा, ठीक है। रिपोर्टकर्ता को तलब किया गया माननीय न्यायालय में, और रिपोर्टकर्ता ने पहले 2-3 साल पहले आधी एविडेंस दी हुई थी। 2-3 साल बाद के बाद, पुलिस विभाग का केस होने के बाद भी पुलिस अपने कार्य में इतनी व्यस्त रही कि वे आज तक माननीय न्यायालय में आई नहीं, बुलाने के बाद भी। तो जब हाईकोर्ट से डायरेक्शन आई, उन पर प्रेशर बढ़ा, तो वे फिर एविडेंस करने आए। तो उस केस के जो आईओ साहब थे, मैं इस केस में शुरुआत से ही लग गया था। सहयोगी के तौर पे मेरे वहाँ पे एक वकील भी थे, वे मुझे गाइडेंस समय समय पर करते रहते थे कि अब ये करना है। उनकी मतलब उनकी शागिर्दी में मैं इस केस में आगे बढ़ा। तो ये सब चीज़ जब आगे चलती रही, तो आईओ साहब आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। आईओ साहब कहते हैं कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? तब तक पहले रिपोर्टकर्ता की गवाही हुई, फिर जो हमारे एक कांस्टेबल बचे हुए थे उनके बयान दर्ज हुए, उन्होंने कहा ये लड़का नहीं था। फिर जो माल बरामद वाले होते हैं उनके हुए, सारी चीज़ें जो होते रहे गवाह। तो लास्ट में आईओ को बुलाया जाता है, जो पूरे केस का एक विस्तार से हवाला देता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करी, इसका लिंक उससे है, इसका लिंक उससे है। तो जब मैं गेट में खड़ा था, एक एडवोकेट के रूप में अपने केस में प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका मेरे से ये था, वकील साहब नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। कहा आप किसकी तरफ से हो? तो मुझे ये था कि ये क्वेश्चन ये दोबारा पूछेगा। मेरे माइंड में एक बात आई, तो मैं बात करते करते मैं कहा वो अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के बात करेंगे। तो मैं वहीं पे ले गया जहाँ विटनेस बॉक्स होता है। माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे थे। उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा, वकील साहब आप किसके मुद्दे, ये किसका केस, आप किसकी तरफ से हो? मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते? कह रहे ना। मैंने कहा मुझे नहीं जानते आप? कह रहे ना। और मैं वही तो अमित हूँ जो फर्श पे पड़ा था, आपसे ही कह रहा था गोली मार दो। तो फिर बड़े वैसे देखने लगे। तो फिर उनसे सवालों के जवाब हुए। जब बात प्रक्रिया शुरू हुई, पीपी साहब भी आए उनकी ओर से, इधर से भी और आरोपियों के भी वकील थे जो इस केस में आरोपी बनाए गए थे। 12/10/2011 की घटना है। 12/11 को ठीक 1 महीने बाद आपने घायल कांस्टेबल के बयान लिए, जो पहले ही दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन बेहद ज़रूरी थे। जो इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। 12/10 की घटना है, 12/11 को आपने बयान लिए। अमित को आपने 24 अक्टूबर को उठाया, जो आपने मेरी गिरफ्तारी 3 नवंबर को दिखाई। इस बीच 3 नवंबर, इतना गैप कि हमने 3 नवंबर को पकड़ा, 4 को जेल भेज दिया। कोई नियम फॉलो नहीं किया, सारी यातनाएं आपने दी। सारी अखबार की हेडलाइंस ये चीज़ बोलती है कि अमित को इतने दिन तक उठाए रखा आपने। 12/10/2011 की घटना है। 12/11 को आपने पहली बार बयान दिया और मुझे जेल भेज दिया आपने 4/11 को ही। मैं अब बयान बाद में लिए, जेल मुझे पहली बार भेज दिया। किस आधार पर मुझे आपने जेल भेजा, मुझे ये बता दो। उनका जवाब नहीं बन पाया कुछ। और जिसमें घायल कांस्टेबल हमारे हैं, जब उनकी एविडेंस हुई, उन्होंने कहा ये लड़का नहीं था। तो आईओ साहब ने तो वाहवाही के चक्कर में पता नहीं क्या प्रेशर था उन पर, कितने लोगों की ज़िंदगी से वे खेल ले। सिर्फ एक अमित की ज़िंदगी से नहीं खेल ले। वो जो क्राइम ब्रांच का सिपाही है, वो बड़ा ईमानदार रहा होगा। जैसे दिल्ली पुलिस के सिपाही ने 50 से ज़्यादा, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने 50 से ज़्यादा मेडल दिए। वो कितना ईमानदार रहा होगा। तो वे भी उस दौरान वहीं पे थे जब ये इंसिडेंट हुआ था? वे दिल्ली में ड्यूटी पर थे अपनी।
ऑन ड्यूटी। तो उनका क्या कनेक्शन? उनकी रिश्तेदारी थी, उनका भी नाम मेंशन कर, उनका भी लिंक ही साबित नहीं कर पाए। जैसे कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने उन्होंने अपनी सारी चीज़ें रखी। घटना वाले दिन संजय कहाँ थे, कि संजय ड्यूटी पे थे, उसका प्रूफ भी दे दिया। उसका प्रूफ भी दे दिया। दिल्ली पुलिस ने बयान दे दिया ड्यूटी पे था ये आदमी। उसने ये कह दिया कि जितने भी इस केस में आदमी है, मेरा किसी से लिंक साबित कर दो, इस घटना से पहले भी और बाद में भी। ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। मेरा फ़ोन की लोकेशन दिल्ली की थी। जब मैं दिल्ली में था तो संजय वहाँ क्या कर रहा था, जो आईए साहब आपने वहाँ दिखा दिया। तो जब वो एक पुलिस वाला होने के बावजूद अपने आप को बचा नहीं पाया, जो सिस्टम का हिस्सा था, तो एक 18 साल का बच्चा कैसे बचा सकता था? भाई सच में, मतलब ये तो मतलब ये चीजें हम फिल्मों में देखते हैं। सच में जो मैंने अभी तक देखी है, जॉली एलएलबी। मैं भी फिल्मों में 3rd डिग्री टॉर्चर देखता था मैं भी, लेकिन मैंने तो अपने शरीर पर सब महसूस किया टॉर्चर क्या होता है। पुलिस के हर टॉर्चर से वाकिफ हूँ मैं। और फिर जब ये आप यहाँ मेरठ में रहे, तो मेरठ में किसके पास? मेरठ से पहले एक वाक्य और बताना चाहता हूँ। जी जी जी। ये जो मेडिकल की व्यवस्था है, जेल भेजने से पहले कि मेडिकल परीक्षण किया जाएगा कि ये इसके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई, ये सिर्फ एक दिखावा है। आपको इस केस से एक सच्चाई बताता हूँ, आपने सुना भी होगा, पहले भी मैं 1-2 बार बताया। जब उठा तो 24 अक्टूबर का रखा था, शरीर से खून रिस रहा था, एक थमला ऐसा था थाने में, हाथ ऐसे पकड़े 2 कांस्टेबल ने, पैंट निकाल ली सबकी, जितने भी आरोपी थे, 150-200 फट्टे, मतलब खून मांस लबालब कर दिया पीछे से, खाल नहीं छोटी थी पीछे पे, पैरों से चल नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद पीएससी का घेरा था, हाथों में इतनी बड़ी बड़ी गैप वाली हथकड़ी लगाई ताकि ज़मीन में भी गिर जाए तो दूसरे पे एक दूसरे को खींचे ना। ये घुटने पे आज भी जितनी बार लाठी लगी है, दोनों हड्डी दबी हुई है। इतनी पिटाई में आदमी तो मर जाए, अब कोई अपराधी बन जाए, लेकिन ना मरा ना अपराधी बना। कलम चलाई और मेरी कलम ही चलेगी। तो उसके बाद फिर वे मेडिकल परीक्षण के लिए इतने लहूलुहान हालत में हमें थाना भवन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचते हैं। वे महान डॉक्टर साहब, जिन्हें मैं आज भी नमस्ते करूँगा, जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है। तो एक लाल रंग की कुर्सी रखी थी अंदर, डॉक्टर साहब सामने बैठे थे। तो जितने भी थे इस केस में, जो इस केस के जो 2 आदमी थे अंदर, 2-3 दरोगा आए अंदर। तो पहले तो उन्होंने ऐसे कान पे हाथ मारा पीछे से, मेरे कान पे, 18 साल के बच्चे के जैसे कान पकड़ के ऐसे कर दिए। वो इतनी थप्पड़ चाटू कितने मारे, कमर में बहुत सारे। फिर डंडा था एक, जो मेरे आज भी वो दृश्य याद आता है, वो सबसे भयानक दृश्य था। इतनी तेज डंडा मारा, जैसे मैं उस डंडे के सामने से हटा तो एक रेड रंग की कुर्सी थी, वो प्लास्टिक के ऊपर से टूट गई थी। हॉस्पिटल के अंदर के वाकई? डॉक्टर के सामने जिसकी बॉडी से खून रिस रहा हो, जिसके शरीर पे ऐसा कोई हिस्सा ना हो जहाँ जख्म ही जख्म हो, डॉक्टर के सामने ज़मीन में गिर के पिटाई हो रही हो, डॉक्टर की भी कुर्सी टूट गई हो, तब वहाँ तड़पते हुए ने ये कहा कि साहब मुझे वॉशरूम जाना। मैंने कहा कुछ तो पिटाई से राहत होगी। अब वहाँ पे जब वॉशरूम जाने लगा, वॉशरूम इतनी पिटाई में कहाँ वॉशरूम आता, वहाँ उस वॉशरूम में पिटाई करी, वॉशरूम में डंडे, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। फिर बाहर आए, उस डॉक्टर ने, जिसे हम भगवान का रूप मानते हैं, उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा कि ही इज फिट, जिसके शरीर में जख्म ही जख्म थे। तो फिट? हाँ बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रिपोर्ट होती है, मेडिकल परीक्षण होती है, इनकी सच्चाई उल्टी होती है। तो कहीं ना कहीं उसे भी लगा होगा कि भाई जिस तरह इसकी पिटाई हो रही, कहीं मेरा ना चाम तार देंगे। नहीं, वो अपने, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब की अपनी ड्यूटी है, पुलिस की अपनी ड्यूटी थी। पुलिस अपना काम कर रही थी, जैसे भी कर रही थी। पुलिस ने तो अपनी ईमानदारी दिखाई। अगर डॉक्टर साहब अपनी चीज़ में ईमानदारी दिखा देते तो केस का राजपास वहीं होता। और मेडिकल रिपोर्ट बहुत कुछ केस में मायने जो प्रदर्शित करती है। जो रिपोर्ट माननीय न्यायाधीश महोदय देखते कि ये कोई आम पिटाई नहीं हो रही थी, ये ज़िंदगी मौत से जूझ रहा था ये बच्चा जिस टाइम पे, कितना परिसर दे के इस पर वो सब चीज़ उन्होंने जो करवाया होगा। तो उसके बाद फिर हम वहाँ माननीय न्यायालय में पेश करे। वहाँ पे हमें इस तरह से कवर कर दिया, नीचे का हिस्सा ही नहीं दिखा। ऐसा क्या कर दिया था? सामने हट गए पुलिस वाले, ऊपर से पेशकार साहब ने, जज साहब के पेशकार ने हाथ उठवाए कि आए हुए हैं क्या। जब पेश किया तो हाँ आए हुए हैं, चले। हमारे जख्मों पे उन्होंने नज़र भी नहीं पड़ने दी। जब आपने, जैसे आप बता रहे कोर्ट, आप उसमें थे, क्या बोलते हैं, कोर्ट रूम में थे, तो वहाँ पे मैंने देखा है बस। तो वहाँ पे आपने अपने हिसाब से भी इतना सब कुछ हो चुका था आपके पास, दर्द से बेहाल थे, सारी चीजें आप देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने गुहार लगाने की समझी नहीं सही कि भाई बोलूँ एकदम से वकील? बोल रहा था, लेकिन मैं जज साहब के सामने नहीं बोला, क्योंकि वो हिम्मत नहीं रही थी मेरी। मैं शरीर से
जो करा रहा था, जैसे वे मोड़ रहे थे उस टाइम 13 दिन हो गए थे मुझे उनकी हिरासत में पीटते आप पीटते। सहन और कर रहे वो चीज़ होने से पहले जब मैं मीडिया के सामने वो चीज़ बोलने वाला था तो मेरी शर्ट खींच ली थी पीछे से, और जब वे चले गए थे उसके बाद 3-4 मारे कि बहुत बोलता है, ये चीज़ें हुई थी। मतलब तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर था मेरे मन कि- में डर था, मैं बच्चा ही तो था उस टाइम पे, मैं नहीं। और जज बहुत बड़ी चीज़ होती है, भगवान होते हैं, वो क्षमता वो हिम्मत मेरे अंदर नहीं रही थी। महसूस तो कर रहा था, झेल भी रहा था, देख भी रहा था, लेकिन वो हिम्मत आने में मुझे समय लगा, और वो हिम्मत मुझे मेरी शिक्षा न थी। आप तो कौन से ईयर में आपकी लॉ कंप्लीट हुई? मेरी वर्ष 2018 में मेरी LLB कंप्लीट हुई, लॉ कंप्लीट हुई मेरी, और 15 से 18 मेरी LLB हुई, और 18 से 20 मेरी LLM हुई मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। और जहाँ मेरे सपने टूटे थे, जहाँ मेरा शरीर टूटा था, सपने टूटे थे, टूटे सपने के साथ टूटे शरीर के साथ जिस जेल में दाखिल हुआ था, जहाँ लोग मेरी नेगेटिव चीज़ ले रहे थे कि जेल में गया व्यक्ति, मैंने जेल को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। मेरा जो टॉपिक था LLM में, भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन, तो LLM में जो रिसर्च करी वो जेल पर करी। आगे जब PhD LLD में जो करूँगा या एनकाउंटर पे करूँगा या NSA पर करूँगा, तो ये चीज़ें है। तो फिर जब आपने बताया आईओ साहब वहाँ पे आए कोर्ट रूम में, आपसे पूछा कि भाई आप मुझे पहचानते हो क्या? आपने उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं जानता आपको। फिर उसके आगे का वाक्य क्या रहा? उसके बाद मैं बता रहा था ना कि आपकी, मैं उसने कहा कि आपने मुझे 4 नवंबर को जेल भेज दिया, 12/10 की घटना, 12/11 1 महीने बाद बयान लिया, जिसकी बयान पहले दिन जरूर थे। उनके पास सारा प्रशासनिक अमला पहुंच जाता है, घायल कांस्टेबल के पास, लेकिन आईओ साहब को 1 महीने तक कोई फुर्सत नहीं मिली उनके पास जाने के कि बयान दर्ज उनके कर लो। मेरी शिनाख्त कराना भी उन्होंने उचित नहीं समझा कि इसकी शिनाख्त ही करा लो। ना मेरी शिनाख्त हुई, ना मेरे उनसे, उन्होंने जो है मुझे 4 नवंबर को जेल भेज दिया। थाना भी उनका था, GD भी उनकी थी, समय भी उनका था, पुलिस तो सबकी होती है, हमारी भी उनकी भी एक ही बात है, लेकिन उनके स्टाफ की बात थी। तो कितनी ईमानदारी संजीदगी उन्होंने इस केस में दिखाई कि उन्होंने यही जानना उचित नहीं समझा कि शिनाख्त करानी या बयान कब लेने हैं, और जेल 4 तारीख में भेज रहे, बयान ले रहे मेरे उनके जो है 4 नवंबर को जेल भेज दिया, पहली बार बयान लिए 12 नवंबर को, बयान बाद में लिए, जेल पहले भेजा। किस आधार पर? 24 अक्टूबर का उठा रखा था। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, 24 अक्टूबर का उठा रखा इस घटना में मुझे, यदि मैं इस घटना में दोषी था तो मुझे छोड़ क्यों दिया था उन्होंने, जो ना मेरी दोबारा मुठभेड़ करनी पड़ी। तो उन्होंने क्या स्टोरी बनाई कि गन्ने के खेत से फुसफुसाहट की आवाज़ आई और अमित ने पुलिस टीम को देख के हमला कर दिया, और पुलिस टीम बाल बाल बच गई। मेरे पे एक फर्जी मुकदमा और लगा दिया पुलिस मुठभेड़ का, 25 एक्ट का और 307 का, कि अमित, हाँ, जो गिरफ्तारी दिखाई मेरी, वो मैन मर्डर का मुकदमा तो लगाई। एक स्टोरी और बना दी कि इसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। अरे भाई, जब तुम मुझे हत्या में शामिल दिखा रहे हो तो मेरा दोबारा निशाना कैसे चूक गया, तुम्हारे को जो खरोच भी नहीं आई। तो एक मुकदमा जो आई, 47 लेके चल रहे थे। 47 लेकर चल रहे। तो ये सब जो पटकथा होती है अरेस्टिंग की, ये आपने देखा हो स्टोरी सबकी सेम रहती है, नाम चेंज कर दे बस, ये सबको फुसफुसाहट सुनाई दे और सब बाल बाल बच जा। अब जो आपने देखा होगा, याद होगा, जब अभी इसका एनकाउंटर हुआ था वो गाड़ी पलट गई थी, वो क्या नाम है, अतीक, उसका नहीं, अतीक है, नहीं, विकास दुबे का। विकास दुबे का। हाँ, तो बस ऐसी गाड़ी पलट जा, ऐसी चीज जो हो जा, गाड़ी पलट जाती है। आजकल तो यूपी में चप्पल में एनकाउंटर होते हैं। हाँ, तो बहुत चीजें, बड़ी चीज़, बुलडोजर चल जाते हैं। हाँ। तो ये फैसले वाला दिन कब आया आपके लाइफ में कि भाई अब फैसला सुनाया जाएगा अमित चौधरी के केस में, ओ सॉरी विक्की त्यागी वाले केस, सॉरी विक्की त्यागी कह रहा, सुमित कैल वाले केस में फैसला आएगा। अब आपको लगा कि हाँ भाई अब मेरे फैसले की घड़ी आ गई है, वो कौन सा समय था? देखो, 19 सितंबर का जो दिन था, सन 19 सितंबर 2023 में माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर में प्रस्तुत हुआ, कोर्ट संख्या 10 में। और एक कहीं ना कहीं प्रेशर भी था कि जब आपकी लंबी आप संघर्ष में रहे हो और कोई चीज़ आपके निकट हो और जिसमें आपको यही ना मालूम हो कि परिणाम क्या आएगा, ज़िंदगी मौत की बात थी वो मेरी, कोई आसान चीज़ का फैसला नहीं होने वाला था। वो प्रेशर में फील कर रहा था उस टाइम पे। मैं, मेरा भूख प्यास खाना सबको, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रुकी हुई थी कि होगा क्या, उस दिन क्या होगा। हाँ, और डेट कौन सा था? 19 सितंबर 2023, नहीं, फैसले वाली डेट 27 सितंबर। सितंबर, अच्छा 1900 का, ठीक है।
19 सितंबर को जैसे ही गया, उसके वकील साहब ने अपनी फाइनल जो आर्गूमेंट थी वो कंप्लीट की। फिर पीपी साहब ने शब्द बोल लिए अपने, जो उनकी फाइनल आर्गूमेंट थी पीपी साहब की। फैसला माननीय न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया और 27 तारीख जजमेंट में लगा दी। अब जो 19 से 20-21 तक तो मैं नॉर्मल रहा थोड़ा सा कि भाई देखिए आगे जो भी हो। जैसे ही 22 तारीख आई तो प्रेशर मेरे मुंह से कह लो, मेरी आंख से, मेरे कान से, वो मतलब एक अजीब सी खबर, नींद आनी मुझे बंद हो गई। वो दिन बड़े बड़े दिखने लगे कि मुझे कि 27 तारीख कब आएगी। एक सेकंड, जैसे मैंने अभी जिक्र करा था, हम जो केस के बारे में बात कर रहे हैं भाई, में जब एक गैंगस्टर थे सुमित कैल, और मैंने बीच में गलती से नाम ले लिया था विक्की त्यागी, तो वो भी एक प्रचलित गैंगस्टर थे। तो बात हम यहाँ पे विक्की ये क्या नाम विक्की क्या सुमित कैल के केस के बारे में बात करें, तो कोई कंफ्यूज मत होना उस चीज़ के लिए, बस मैं वही ऑडियंस को बताना चाह रहा था एक बार। हाँ जी प्लीज़ करिए। लोग कहते हैं कि अमित ने पैसा नहीं कमाया। मैं कहता हूँ कि अमित में और मेरे यात्रा में और बहुत लोग हैं, कुछ दोस्त हैं जो बिल्कुल निकटतम है मेरे, वही मेरी असली पूंजी है, वही मेरी दौलत है। और मुझे ज़्यादा ना मुझे पैसे का मोह है, अच्छे कर्म करूँ, लोगों के काम हूँ, मेरे मन से वचन से, मेरे कर्म से किसी को ठेस ना पहुँचे, बस इसी भावना के साथ। और मैं कहता हूँ कि जीरो आदमी था मैं, जीरो से शुरुआत करी कि शून्य से मिली मुझे प्रेरणा, और शून्य ने ही मेरी आशाओं का उदय किया। यदि मैं जीरो ना होता तो मेरे मन में एक उम्मीद नहीं जगह थी। तो मैं यही था कि ज़िंदगी जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं मिली, वापसी करनी है और ख़त्म कभी नहीं होता, एक शुरुआत करने की देर है बस। बिल्कुल, बस कहीं ना कहीं एक जैसे अगर कई बार लोग कुछ तो सोच के ही रह जाते हैं कि भाई सोच लिया ये करेंगे, हाँ सोच लिया बस खत्म, सोच लिया भाई, सोच लिया तो उसे करो, उसे प्रोसेस स्टार्ट करो, क्योंकि जब स्टार्ट करने जाओगे, चीजें करोगे, प्रैक्टिकल होगी, तब पता लगेगा सोचने में और करने में जमीन आसमान का। मैंने अपनी ज़िंदगी को नाउम्मीद ज़िंदगी में जिया, नाउम्मीद ज़िंदगी को। बिल्कुल। अब देखना कि रास्ता चल रहा था, संघर्ष कर रहा था, परिणाम कब आएगा वो भगवान पे छोड़ देता। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो मैंने अपने कर्म किए, फल मुझे भगवान ने दिया। आप जैसे कर्म करोगे उसका फल भी आपको ऐसे मिलेगा। बिल्कुल। तो ये 27 तारीख जब जजमेंट वाली आई, आप कह रहे बहुत मैं डेली ऐसा होता था, मैं रात को सो ही नहीं पाया था 26 की रात 2 ही घंटे की नींद मुझे मुश्किल से आई। और दिन रूटीन में मैं कोर्ट में 9 बजे के आसपास मेरठ से निकलता था, आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेके। वो दिन मैं मंदिर में गया पहले। और एक संयोग देखो, आपको बड़ी पॉजिटिव चीज़ मैं इसमें बताता हूँ। मंदिर के पुजारी को मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जहाँ मैं मेरठ में किराए के एक मकान में रहता था। तो मैं भगवान शिव को बहुत मानता हूँ। इस केस में ऐसा भी हुआ कि जब मैं हरिद्वार जाता था, मुजफ्फरनगर कोर्ट में जाता था, निराश हो जाता था सिस्टम के सामने, सरकारी वकील को देख के वो सब परेशान, पता नहीं, क्योंकि मैं एक कहते हैं ना कि कोर्ट में एक हमारे वेस्ट यूपी में एक मुहावरा, कोर्ट में जाते जाते जो है घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, आपके पैर घिस जाते हैं। जूते घिस जाते हैं। मैं तो जवान था, 11 साल तक, तो 12वां साल जो लगा हुआ था, तो मेरी भी हिम्मत तो बहुत थी, लेकिन एक जो आस रहती है ना कि अब शायद वो पल आए, और उस पल में और एक नए षड्यंत्र और जो तारीख देखने को मिले। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आना था वो तो सरमाथ्य था, लेकिन मैं ये चाहता था कि अब ये इसका निर्णय होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मतलब मैं थक गया था वहाँ जाते जाते कि ये कुछ भी हो, मुझे माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा सरमाथ्य। जब आपको ये न्यायाधीश ने, जज साहब ने बोला कि भाई भाईजित बरी किया जाता है, तो मन में एक इच्छा तो होगी बोलने की, जी ये 12 साल जो मैंने झेला है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, आपका बोलने का मन तो करा हुआ एक बार को, बट आप जैसे आपने बोला मैं सहम गया, मैं रुक गया, फिर सब चले गए, फिर हमारे सिग्नेचर हुए, लेकिन उससे जजमेंट की बात कर रहे हो या जब हमें उस केस में पेश किया गया पहली बार? नहीं, जब आप 27 तारीख की बात कर रहा हूँ। 27 तारीख को माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, और कोर्ट ने उन तथ्यों पर फैसला सुनाया जो एलिगेशन पुलिस ने जो चार्ज मेरे पर लगाया था। वे चार्ज माननीय न्यायाधीश ने जो चार्ज मेरे पर फ्रेम हुए थे, उन चार्ज के हिसाब से जजमेंट आया। उन चार्ज में मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं वहाँ उपलब्ध था। माननीय न्यायाधीश महोदय ने मेरा फैसला सुनाया, उसके बाद वे तत्काल उठ कर चले गए। उसके बाद जब ये फैसला सुनाया गया तो आदमी की 12 साल की जो संघर्ष की यात्रा रहती है, उस टाइम पे ये नहीं होता कि मैं क्या बोल लूँ, बस अंदर से आंखों में पानी,
बाहर जो मेरे वक्त के रिश्ते थे जो मेरे साथ वे गए हुए थे, मैं बाहर आकर रोने लगा था। फिर साइन वाइन किए। उसके बाद फिर जो वाक़या था जो सरकारी वकील का था, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया, डिस्टर्ब किया और ये सिखाया कि यदि आपको न्याय पाना हो तो सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, और धैर्य और साहस और बुद्धि, इन सब का इस्तेमाल मैंने किया। अब जैसे इतना बड़ा संघर्ष आपका 12 साल का रहा, ये इतनी चीज़ें आपने देखी, बहुत एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा अभी तक, इतने टाइम से आप एडवोकेट भी हैं। तो आजकल के जो बच्चे देख रहे हैं, भाई हम केस कर देंगे, गोली चला देंगे, ये कर देंगे, बदमाशी दिखा देंगे, उनके लिए क्या मैसेज है कि भाई कर तो लो, कोई चलो तुम जो सोचते हो कर लेंगे, वहाँ उनके लिए क्या मैसेज है भाई? कितना कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जब आप जेल में जाओगे, कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं आपकी फैमिली के साथ? उसके लिए बिल्कुल विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जब बरसात होती है तो एक खंबे पे लाइट चलती है, तो मच्छर होते हैं वो बरसात के बाद जो आते हैं, जो उड़ते हैं, आपने देखे होंगे। तो वे ये सोचते हैं कि यहीं पे जीवन है उनका जो भी है, तभी तो बैठते हैं वहाँ जाकर, जो उस प्रकाश की ओर जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि यहीं उनका जीवन है जो भी है। लेकिन परिणाम उल्टा होता है। वे बैठते हैं, उनके पंख जलते हैं और वे ज़मीन पर गिरते हैं। ऐसे ही हमारे जो युवा है, जो समझ नहीं रखते, आवेश में आके, गुस्से में आके, हीन भावना से, ईर्ष्या द्वेष भावना से कोई गलत अपराध की ओर अग्रसर होकर बढ़ते हैं वे, और कुछ गलतियाँ वे कर देते हैं। तो उस सोच को बना के कि ये तो लाइन बहुत अच्छी है, इसमें तुम्हारा नाम होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम कई पीढ़ी तक अपने परिवार पर कलंक लगा रहे हो। तुम हमेशा समाज में बदमाश कहलाओगे या बदमाश के परिवार वाले कहलाएंगे तुम्हारी अगली पीढ़ी में। तुम्हें कोई महापुरुष या नेकमास नहीं कहने का। आपकी पहचान आप अपने परिवार को क्या दे रहे हो? बदमाश कोई अच्छा आदमी थोड़ी हो। समाज में अगर आपको स्थापित होना तो आपको अच्छे कार्य करने पड़ेंगे और कुछ अलग भी करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के लिए एक मिसाल बन पाओ। तो उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भटकना नहीं चाहिए। आप क्षण भर की आपकी गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा है। आप इसमें जितना मन अपना हल्का रख के जियोगे, ना किसी से आप ईर्ष्या करो, बिल्कुल प्यार से जियोगे। आपके बारे में कोई गलत सोचता है वो उसके अपने कर्म है। आपको अपना मन किसी के प्रति खराब नहीं करना। चलिए अमित भाई, बहुत सारी बातें हमने अपने पहले सेगमेंट में करी है, तो अब इस पॉडकास्ट का एक सेकंड एलिमेंट है जो हम किचन में करेंगे। आप सबको तो पता ही है, और जो ऑडियंस आपकी है, जो आपको देखेगी, जो आपसे जुड़ी हुई है ऑलरेडी तमाम प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो जो भी ऑडियंस आपको देखेगी उसमें उनको देखने को मिलेगा। सेकंड एलिमेंट है हमारा, हम किचन में करते हैं। तो कुछ बनाया मैंने आपके लिए और उसी पे हम चर्चा करेंगे आगे की। मिलते हैं हम अपने सेकंड एलिमेंट में। धन्यवाद।